कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विभाग द्वारा नव प्रवेशित छात्रों के लिए आयोजित उन्मुखीकरण कार्यक्रम में आप सभी अतिथियों का स्वागत करता हूं। आज गौरवशाली सूर्य दैदीप्यमान हो रहा है एक नई ऊर्जा के साथ। कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय ने अपना कुल गीत अंगीकृत कर लिया है। विश्वविद्यालय का कुल गीत पूर्व प्रधानमंत्री युग दृष्टा माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविता कदम मिलाकर चलना होगा को कुल गीत के रूप में अंगीकृत किया गया है। विभाग की छात्राओं को मैं आमंत्रित करता हूं कि वो यहाँ आएँ और कुल गीत प्रस्तुत करें। बाधाएं आती है आए, धीरे
सभी सम्मानीय अतिथियों का आज के सदन में हार्दिक स्वागत है। कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विभाग द्वारा आयोजित ओरिएंटेशन कार्यक्रम में आप सभी महान भाव अतिथियों का हार्दिक स्वागत है। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वरिष्ठ टीवी पत्रकार श्री कमर वहीद नकवी जी का हार्दिक स्वागत करता हूं। उनका स्नेह हमें मिला है और विद्यार्थियों को मार्गदर्शित करने के लिए यहाँ आमंत्रित हुए हैं। श्री नकवी जी का हार्दिक स्वागत है। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि फिल्म पटकथा लेखक श्री अशोक मिश्रा जी का हार्दिक स्वागत करता हूं। श्री मिश्रा जी आज विद्यार्थियों को मार्गदर्शित करने के लिए उपस्थित हुए हैं, उनका हार्दिक स्वागत है। आदरणीय हमारे मार्गदर्शक एवं संरक्षक विश्वविद्यालय के कुलपति माननीय डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी जी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि उनका स्नेह, आशीर्वाद और मार्गदर्शन हमें सदैव मिलता रहे। विश्वविद्यालय कुलसचिव डॉक्टर संदीप बनसूत्रे जी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। उनके सहयोग के बिना यह कार्यक्रम संभव नहीं है। सभी विभागों के अध्यक्ष डॉक्टर शाहिद अली जी, पंकज नयन पांडे जी, अभिषेक दुबे जी, आशुतोष मंडावी जी, नितिन शर्मा जी, राजेंद्र मोहंती जी का भी स्वागत है। शोध पीठ के अध्यक्ष श्री भाकरे सर और चक्रवर्ती सर का भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज यहाँ उपस्थित मेरे बड़े भाई श्री मदन त्रिपाठी जी का भी हार्दिक स्वागत है। मेरे सभी मित्रों, मीडिया मित्रों, विश्वविद्यालय के अधिकारी, कर्मचारी एवं सभी प्यारे विद्यार्थियों का इस अवसर पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। महोदय, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विभाग 2 वर्षीय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम मास्टर इन साइंस एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संचालित करता है। इसके अलावा ग्राफिक्स और एनिमेशन में एवं वीडियो फिल्म निर्माण में भी डिप्लोमा पाठ्यक्रम संचालित करता है। इस वर्ष से मीडिया स्टडीज विषय में एमफिल पाठ्यक्रम शुरू हो रहा है। महोदय, विभाग ने बाजार की मांग के अनुरूप रोजगार उन्मुखी पाठ्यक्रम तैयार किए हैं। कई पाठ्यक्रमों की रूपरेखा तैयार हो गई है, जिसमें मास्टर ऑफ आर्ट इन फिल्म स्टडीज, मास्टर ऑफ ड्रामा उल्लेखनीय है। इसके अलावा फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी में भी पाठ्यक्रम नए सत्रों से प्रारंभ होंगे। मैं बताना चाहता हूँ कि विभाग से 5 बैच के विद्यार्थी उपाधि हासिल कर देश के मुख्य मीडिया संस्थानों में सफलतापूर्वक कार्यरत हैं। एक बार आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है। कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं स्वागत गान के लिए विभाग की छात्राओं को आमंत्रित करता हूँ। वर्तमान में मीडिया के समक्ष चुनौतियों भरा संसार है और अगर भारतीय संदर्भ में बात करें तो चुनौतीपूर्ण काल है। कुछ लाइनें, एक आवाज़ सी गूंजी है, एक लहर सी चली है। एक आवाज़ सी गूंजी है, एक लहर सी चली है, एक उम्मीद सी जागी है और जन जन की है अब यही पुकार,
मीडिया सर्वोपरि, सहज और स्वीकार। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वरिष्ठ टेलीविजन पत्रकार श्री कंवर वहीद नकवी जी के परिचय उद्बोधन के लिए मैं विभाग की छात्रा धनेश्वरी देवांगन को आमंत्रित करता हूँ। सूचना प्रसारण और पत्रकारिता के क्षेत्र में श्री कंवर वहीद नकवी जी ने अपने अभिनव प्रयोगों और विशिष्ट योगदान के लिए जाने जाते हैं। आपने अपने करियर की शुरुआत 1981 में टाइम्स ऑफ इंडिया मुंबई के प्रशिक्षु पत्रकार के रूप में किया और बाद में नव भारत टाइम्स के संपादक तथा आनंद बजाज पत्रिका समूह द्वारा प्रकाशित खोजी पत्रिका रविवार के प्रधान संवाददाता रहे। सन 1995 से आप टीवी टुडे समूह से जुड़े और तेज तथा दिल्ली आज तक जैसे चैनलों की शुरुआत करने में अपनी मुख्य भूमिका निभाई। एक समय में जब टीवी पर हिंदी समाचारों का अस्तित्व खतरे में था, तब आपने अपने रचनात्मक प्रयासों से एक नई तरह की भाषा शैली का सृजन किया, जिससे आज तक चैनल की प्रसिद्धि और बढ़ गई। बाद में इस शैली का अनुकरण अन्य चैनलों ने भी किया। आज तक चैनल में दिखने वाले आकर्षक फॉर्म की डिजाइन में भी आपका विशेष योगदान रहा। इतना ही नहीं, आप देश की पहली साप्ताहिक हिंदी ब्रॉडशीट चौथी दुनिया की टीम के प्रमुख सदस्य रहे। भाषा विकास, कॉपीराइटिंग और असाधारण समाचार प्रेषण की प्रतिभा आपको अन्य पत्रकारों से अलग करती है। 58 वर्ष की आयु में आपने टीवी टुडे समूह से सेवानिवृत्ति ली। इसके बावजूद नए विचारों की खोज और लीक से हटकर काम करने वाले युवाओं के लिए आप हमेशा उपलब्ध रहे। मेरा आपसे निवेदन है कि आप आए और अपने उद्बोधन से हमें अनुग्रहित करें। आप सबका पत्रकारिता की दुनिया में स्वागत है। ये दुनिया आग का दरिया है, तो इसमें आना आसान है, निकलना संभव नहीं। और ख़ास तौर से जब आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बहुत सारी चुनौतियां तो हैं ही, और बहुत एक्साइटिंग भी है, बहुत रोमांचक भी है। इलेक्ट्रॉनिक दुनिया की पत्रकारिता बहुत डिमांड भी करती है, बहुत मेहनत भी मांगती है, बहुत साहस भी मांगती है, कहीं कहीं बहुत जोखिम भी मांगती है, लेकिन बहुत रोमांचक है। जैसे अभी हाल में उत्तराखंड की बहुत बड़ी त्रासदी हुई, बहुत से पत्रकार गए वहाँ पर, दूर दूर तक गए। कुछ पत्रकारों ने बहुत दुर्गम इलाके तक पैदल चल के जान जोखिम में डालकर वहाँ की तस्वीरें, और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरी तस्वीरें, मेरी खबर सबसे पहले पहुँच जाए, सबसे पहले टेलीकास्ट हो जाए, ये सबसे बड़ी चुनौती होती है। और इसीलिए देखिए, आज तक का जो उद्देश्य वाक्य है वो है सबसे तेज। जो देश में आज तक को इसलिए लोकप्रिय बना कि हमने ये कोशिश की कि कोई भी खबर हो, कहीं की भी खबर हो, कहीं की भी तस्वीर हो, वो सबसे पहले कैसे पहुंचाई जा सकती है, सबसे तेज़ लोगों तक वो कैसे दी जा सकती है। खबर सही होनी चाहिए, पर खबर की पुष्टि भी होनी चाहिए, लेकिन दूसरे लोगों से जल्दी वो हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएं, ये चुनौती है। और आज जब टेलीविज़न केवल अकेला माध्यम नहीं है खबर देने का, आज सोशल नेटवर्किंग साइट हैं, इंटरनेट पे बहुत सारी न्यूज़ की साइट हैं, हर एक साइट पे खबर आती है। सोशल नेटवर्किंग साइट भी लोग कहते हैं कि भाई ठीक है, जिसने देखा, किसी ने ट्वीट कर दिया, किसी ने फेसबुक पे डाल दिया, तो खबरें वहाँ पे भी ब्रेक हो रही हैं। लेकिन उसके बावजूद अभी टेलीविज़न को कोई पीछे नहीं छोड़ सका है। अभी भी 90% से ज़्यादा खबरें टेलीविज़न पे ही ब्रेक हो रही हैं, टेलीविज़न के बाद ही कहीं जाती हैं, इतना सब कुछ होने के बावजूद। तो ये एक जो टेलीविज़न ने एक नई चीज़ जोड़ी पत्रकारिता में, वो अपने आप में एक अनूठी है, जहाँ पर पत्रकार के सामने ये चुनौती रही कि वो सबसे पहले कैसे खबर दे। और इस सबसे पहले खबर देने में और खबर के पीछे भागते रहने में
जो पत्रकार का अपना जीवन है वो रहता नहीं है। वो उसके लिए कोई छुट्टी नहीं है, उसके लिए कोई त्यौहार नहीं है, उसके लिए कोई होली, दिवाली, ईद, बकरीद नहीं है। वो हर दिन काम करता है और खबरें देता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ इसको कि ये आग का दरिया है, जिसमें आपका जो निजी जीवन है, आपका जो पारिवारिक जीवन है, वो सब कहीं बहुत पीछे छूट जाता है और आप केवल खबरों के लिए काम करते रहते हो। तो सबसे बड़ी बात तो जो लोग भी पत्रकारिता में आए हैं उनको ये चीज़ के महत्व को उनको समझना पड़ेगा कि आप जिस प्रोफेशन में आ रहे हैं वो प्रोफेशन बहुत ही कॉम्पिटिटिव है, बहुत ही प्रतिस्पर्धात्मक है और बहुत ही मेरिट के आधार पर चलता है। ऐसी बहुत सारी बातें हम सुनते रहते हैं जहाँ पर होता है कि साहब नौकरी में बड़ी दिक्कत होती है, नौकरी नहीं मिलती, सिफारिश के साथ मिलती है वगैरह वगैरह। मैं तो आपको अपनी ही कहानी सुना सकता हूँ कि मेरा 33 साल का मेरा पत्रकारिता कैरियर था और मैंने जीवन में केवल एक बार नौकरी के लिए आवेदन किया। टाइम्स ऑफ इंडिया के ट्रेनी जर्नलिस्ट के लिए मैंने एप्लीकेशन लगाई और उसमें सिलेक्ट होने के बाद मैंने बहुत नौकरियां बदली, लेकिन किसी भी नौकरी के लिए ना तो कहीं एप्लीकेशन लगाई, ना किसी को फ़ोन किया, ना किसी के माध्यम से किसी को फीलर भेजा। जिसने भी नौकरी दी बुला कर दी। तो बुलाकर इसलिए दी कि पत्रकारिता के क्षेत्र में अगर आप मेहनत करते हैं, मेहनत करेंगे तो आपका नाम अपने आप होने लगता है, लोग आपको जानने लगते हैं, लोग आपके काम को जानने लगते हैं और अगर आपकी उपयोगिता होती है तो आपके पास ऑफर चल कर आता है, आपको किसी सिफारिश की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है और वो आसान नहीं है। कोई सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। जितने लोग भी सफल बने वो किसी शॉर्टकट से सफल नहीं बने। तो आज की जो आप लोग हैं उनके सामने मैं सिर्फ यही बातें कहना चाहूँगा कि क्या चीज़ें करना चाहिए जिससे कि आप जो सोच के आए हैं उससे ज़्यादा हासिल करें। आप जो कुछ भी बनना चाहते हैं, किसी ने कहा वो एंकर बनना चाहता है, किसी ने कहा वो अपना चैनल खोलना चाहता है, जो कुछ आप सपना लेके आए हैं उस सपने से ज़्यादा बड़ा आप हासिल कर सकें, उसके कुछ सूत्र देना चाहूँगा इस मौके पर। सबसे बड़ी बात जो है वो जो आज के जो लोग आते हैं पत्रकारिता में उनमें जो सबसे ज़्यादा समस्या जो हम लोगों को सामने आती है, क्योंकि हम लोग इंटरेक्ट करते हैं, ना केवल अभी ये ऐसे मौके पे इंटरेक्ट करते हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि पत्रकारिता के छात्रों का जो एडमिशन का इंटरव्यू जो होता है उसमें हम लोग को पैनल से बुला लेते हैं कि भाई ठीक है आप इंटरव्यू कर लीजिए वगैरह वगैरह। या बहुत बार अभी 2 साल पहले तक जब हम नौकरियां देने के लिए इंटरव्यू कर रहे थे तो और वो इंटरव्यू तो जाहिर सी बात है उनका करते थे जो काम कर रहे हैं पत्रकारिता में। तो हमारा जो अपना अनुभव ये रहा है कि आज के जो पत्रकार हैं वो थोड़ा पढ़ने लिखने में उनकी रुचि नहीं है, वो अध्ययन नहीं है। अध्ययन नहीं है, अध्ययन का क्या मतलब है? अध्ययन का मतलब कि आपको उन चीज़ों के बारे में पढ़ते रहना चाहिए जो चीज़ें आपके प्रोफेशन में, आपके पेशे में काम आने वाली हैं। जैसे कि समकालीन इतिहास, मैं खुद इतिहास में बड़ा कमज़ोर हूँ, मैं बता दूँ आपको। मेरे को कभी याद नहीं पड़ता कि पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी, दूसरी लड़ाई कब हुई थी, मैं आपको नहीं बता सकता। लेकिन मैं इतना बता सकता हूँ कि भाई आज़ादी की लड़ाई जो हुई कम से कम 1857 के बाद से वो क्या क्या हुआ, कौन लोग आज़ादी के लिए लड़े, कैसे जो है वो कांग्रेस बनी, कैसे जो है वो उस समय की राजनीति चली और 1947 में आज़ाद होने के बाद से अब तक भारत में मूलतः जो है राजनीति कैसे चली, किस तरह की समस्याएं हैं कश्मीर की, असम की वगैरह वगैरह, राज्यों के पुनर्गठन की, ये सारी पंजाब की, ये सारी समस्याएं। तो इनके बारे में या जेपी का आंदोलन या बहुत सारी चीज़ें जो इस बीच में हुई पिछले 66-67 सालों में, उनके बारे में मोटी मोटी जानकारी, मैं विद्वान नहीं हूँ आपकी, नहीं मैं इतिहास का विद्वान नहीं, मोटी मोटी जानकारी, सिर्फ इतना मैं कहता हूँ कि वो मोटी भी जानकारी तब होगी जब आप, और उसमें बड़ी मेहनत लगती है कि जब आप
थोड़ा पढ़ें, क्योंकि अब जो लोग पहले अब पत्रकार बनते थे, हम लोग के समय में जब हम लोग पत्रकार बनने के बारे में हम लोग ने सोचा, तो उस समय पत्रकारिता में कोई पैसा ऐसा नहीं था। बहुत ही मतलब जो पत्रकारिता में आना चाहता तो उसको मालूम था कि जीवन जो है फटीचर जैसा बीत जाएगा, अगर मैं एक शब्द बोलूँ, क्योंकि कुछ भी पैसा नहीं मिलता था। लगातार पढ़ना लिखना चलता रहता था, क्योंकि वो पढ़ते लिखते रहते थे और इसलिए वो पत्रकारिता में आ जाते थे। और हम लोग जब आए तो पत्रकारिता के इंस्टीट्यूट भी नहीं थे, तो हम लोग तो अखबारों में लिखते लिखते पत्रकार बन गए। कहीं से हमने पत्रकारिता पढ़ी ही नहीं कि कोई डिग्री या डिप्लोमा नहीं है, पर वो अखबार पढ़ करके, पत्रिकाएं पढ़ करके हम लोगों को लगा। तो आज जो नए लोगों में है पढ़ना, पत्रकार बनना तो सब चाहते हैं, लेकिन लोगों को ये नहीं मालूम कि साहब क्या करने से आप अच्छा पत्रकार बन जाते हैं। लोग ये सोचते हैं कि किसी डिग्री कोर्स में, डिप्लोमा कोर्स में, पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लीजिए, पढ़ लीजिए 2 साल 3 साल और आप पत्रकार बन गए। हाँ, आपके पास डिग्री आ गई, आप बन गए पत्रकार। लेकिन जो एक पत्रकार में ज़रूरी गुण है, जो होना चाहिए वो ज़रूर है, वो होना चाहिए। तो कम से कम जो आपके आसपास का परिवेश है, जो आपके आसपास का माहौल है, उसके बारे में देखें। और जब तक मैं टीवी टुडे में था, वहाँ एक मीडिया इंस्टीट्यूट चलाया करता था। अब मेरे हटने के बाद वो भी बिल्कुल पेशेवर हो गया है वो तो बहरहाल उसमें जितने छात्र आते थे, हमारे पास 30 सीटें थीं और हम 30 छात्र भर नहीं पाते थे। 17-18 के आगे हमारी गिनती नहीं बढ़ती थी, जबकि हमारे यहाँ कम से कम 500-600 छात्र जो है वो अप्लाई करते थे। सिलेक्ट हम 16-17 के आगे नहीं कर पाते थे। पर जब भी उनसे क्लास में मेरी पहली मुलाकात होती थी, तो मैं परिचय उनसे पूछता था, परिचय बताइए। उनका कि जी फलां जगह से आए हैं। अच्छा जी, आरा से आए हैं। अच्छा ठीक है, आरा से आए हैं, आपके शहर की कुछ खास बात बताइए। तो उनको शहर की खास बात नहीं मालूम होती थी। आरा शहर से आए हैं तो उसकी क्या खास बात है, तो उनको मैं बताता था कि आपके शहर की खास बात ये है ठीक है। और ऐसे जितने भी छात्र हैं वो सब खड़े होते थे, उनसे उनके शहर की खास बात मैं बताता। फिर मैं उनको ये एक एक्सरसाइज थी, और उसके बाद उनको मैं बोलता था, भाई देखो तुम 17-18 लोग 17-18 जगह से आए हो, आपको जो अपने शहर के बारे में नहीं मालूम वो मुझे मालूम है। तो मुझे क्यों मालूम है? मुझे इसलिए मालूम है कि मैंने पढ़ाई लिखाई की है, और मैंने ये एसेंशियल है कि आप जहाँ रिपोर्ट करने जा रहे हैं, जो अगर आप भारत में हैं, भारत की समस्याओं के बारे में, भारत के लोगों के बारे में रिपोर्ट करने जा रहे हैं, तो उनके बारे में थोड़ा बहुत जानिए कि वो थोड़ा बहुत वहाँ पे क्या। जब तक आप वो जानेंगे नहीं, तब तक आप कोई उसका अर्थ नहीं है। अगर आप मेरा परिचय आपको नहीं दिया जाता तो मैं यहाँ का होता, तो एक साधारण व्यक्ति हूँ। आप इतने मुझे सुनने में मेरी आपकी क्या दिलचस्पी थी? आपको मेरा परिचय मालूम है, इसलिए आप मेरी बात सुन रहे हो। तो इसीलिए जब किसी घटना का, किसी समस्या का, किसी मुद्दे का बैकग्राउंड अगर आपको पता होता है, तो आपका कंटेक्स्ट सही होता है उसके बारे में सोचने का कि आप उसको कैसे सोचें। तो मोटे तौर पर जो लोग पत्रकारिता में आना चाहते हैं, उनको अखबार, पत्रिकाएं और न्यूज़ चैनल वो उनका हर दिन का एसेंशियल डाइट होना चाहिए। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि सैकड़ों इंटरव्यू मैंने पूछा जो सामने आए, कि जो पत्रकार हैं, जो काम करते हुए पत्रकार, उनसे पूछा अखबार पढ़ते हैं? टाइम नहीं मिलता। मैंने कहा भाई आप मेरे से ज़्यादा बिजी हैं। मैं आज तक जैसे बड़े चैनल का न्यूज़ डायरेक्टर हूँ और मैं 12-13 घंटे ऑफिस में बिताता हूँ, तो मुझसे ज़्यादा आप बिजी हैं? नहीं, आपसे ज़्यादा बिजी नहीं हैं। तो मैं उनसे कहता था, देखिए भाई 8 अखबार तो मैं ही पढ़ के आता हूँ 10 तक। तो अगर मैं 8 पढ़ सकता हूँ तो आप 1 पढ़ते हो। तो ये आदत है, और ये आप जब तक आप नहीं समझेंगे तो आप नहीं पढ़ेंगे। एक अखबार रोज़ पढ़ना और अखबार के सारे पन्ने पढ़ना। ये नहीं कि जी मुझे बिज़नेस अच्छा नहीं लगता इसलिए हम बिज़नेस नहीं पढ़ेंगे, मुझको स्पोर्ट्स समझ में नहीं आता, बकवास है इसलिए मैं स्पोर्ट्स नहीं पढ़ूँ, ये नहीं। अरे भाई स्पोर्ट्स की भी खबर डील करोगे, आप एंकर हो, टीवी पे लाइव हो, अचानक से खेल की खबर आ गई, आपको तो पता ही नहीं कि ये किसके बारे में खबर है, तो आप कैसे उसको रिपोर्ट करोगे? इसलिए आपको हर विषय की थोड़ी थोड़ी जानकारी होनी चाहिए, हर विषय की। आप किसी में विद्वान हो, बड़ी अच्छी बात है। हम लोगों को तो सिखाया गया था जब हम लोग ट्रेनिंग बनने के लिए गए कि जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन। हमसे कहा गया था आप किसी चीज़ में विद्वान मत होइए, जैक ऑफ ऑल होइए।
और हम उसी फार्मूले को अभी तक मानते आ रहे हैं। आप मेरे से होम्योपैथी पे बात कर लो, आप मेरे से आयुर्वेद पे बात कर लो, आप मेरे से दुनिया किसी धर्म के बारे में बात कर लो, मेडिकल साइंस के बारे में बात कर लो, अंतरिक्ष विज्ञान के बारे में बात कर लो, प्लास्टिक के बारे में बात कर लो, पॉलिटिकल थॉट्स के बारे में बात करो। थोड़ा मेरे को सब कुछ पता है, और ये पता होगा कि अच्छा ठीक है, इसके आगे मेरे को जानना चाहिए, तो वो मेरे को कहाँ से मिल जाएगा, क्या चीज़ मैं करूँ कि मुझे इससे ज़्यादा जानकारी जब ज़रूरत होगी तो ले लूँगा, लेकिन वो एक अंदाज है। तो इसलिए एक तो ये कि एक अखबार पढ़ें, कुछ पुस्तकें पढ़ें, जो पुस्तकें आपको समझ में आती हैं, जो कंटेम्प्रेरी भी छप रही हैं, इस समय छप रही हैं, कुछ लिटरेचर पढ़ें। ये पढ़ना आपके आदत में शामिल होना चाहिए। हम बहुत लोगों से सुनते हैं, वो कहते हैं हम नेट पे खबरें पढ़ लेते हैं। भाई नेट पे खबरें पढ़ लेते हैं, पर मुझे लगता है कि नेट पे पढ़ना और अखबार या पत्रिका में पढ़ने में अंतर है, क्योंकि नेट पे आपका अटेंशन बहुत कम होता है, ये आप समझें, बहुत ही कम अटेंशन होता है। तो आप वो सरसरी निगाह तो आके गुजर जाती है खबर, वो रजिस्टर नहीं होती, वो चीज़ें रजिस्टर नहीं होती। इसलिए कोशिश करें कि एक अखबार आपके ज़िंदगी का हिस्सा बने, एक चीज़। दूसरी चीज़, जैसा मैंने कहा कि दुनिया के जितने विषय हैं आपको समझ में आए न समझ में आए, अच्छे लगें बुरे लगें, उनके बारे में पढ़ना शुरू कीजिए, पढ़िए, क्योंकि वो सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप IPL को ले लें, तो IPL में इंटरटेनमेंट भी है, क्योंकि फिल्मी सितारे शामिल हैं। IPL में क्रिकेट भी है, क्योंकि क्रिकेट मूलतः क्रिकेट की प्रतियोगिता है, और IPL में बिजनेस भी है, क्योंकि वो कंपनियां हैं जो जिनके सौदे होते हैं, जो मुनाफा कमाती हैं या घाटे में रहती हैं, और उनका एक स्ट्रक्चर है कंपनी का। तो बिजनेस भी, एंटरटेनमेंट भी, क्रिकेट भी है। अगर आपको बिजनेस, क्रिकेट, एंटरटेनमेंट समझ में नहीं आया, इनमें से कुछ भी आप मिस करते हो, तो आप IPL को पूरी तरह से समझ नहीं पाओगे। इसलिए ये इंटरकनेक्टेड हैं सारी चीज़ें। और एक दूसरी बात यह है कि हिंदी के जो छात्र हैं उनमें मैंने प्रायः ये पाया है कि उनकी अंग्रेज़ी बहुत कमज़ोर होती है। मेरी भी बहुत कमज़ोर थी, और हम लोग तो उस समय पैदा हुए थे जब मतलब उस समय बड़े हो रहे थे, 5वीं 6वीं में शायद पढ़ रहे होंगे, 5वीं क्लास में, जब अंग्रेज़ी हटाओ आंदोलन चल रहा था, और हम लोगों ने खुद जो है वो कोल तार पोते हैं बोर्ड पे, अंग्रेज़ी हटाओ, जो जहाँ अंग्रेज़ी लिखाओ अंग्रेज़ी हटाओ। तो हम लोग तो उससे इंस्पायर थे कि अंग्रेज़ी नहीं पढ़ना है, तो हमने नहीं पढ़ी, और बाद में हाई स्कूल तक पहुँचे, इंटरमीडिएट तक पहुँचे, तो रट रट के किसी तरह से जो है 33 नंबर पा के अंग्रेज़ी पास कर ली। ठीक है, पास तो कर ली, लेकिन उसके बाद पता चला, जब धीरे धीरे जब नौकरी में आना शुरू तो पता चला कि भाई अंग्रेज़ी अगर आप नहीं समझ में आएगी आपको, अब आपको बोलना नहीं है, कोई समस्या नहीं, कोई आग्रह नहीं कि आप अंग्रेज़ी में बोलें, कम से कम पढ़ के समझ सकें कि क्या लिखा हुआ है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें वो अंग्रेज़ी में आती हैं हमारे पास, जिनका अनुवाद करना पड़ता है। दुनिया में बहुत सारा ऐसा काम हो रहा है जो अंग्रेज़ी में ही हो रहा है, उसको आपको वो अंग्रेज़ी में ही मिलेगा आपको। तो अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो नहीं समझ में आएगा। दूसरी बात यह है कि अगर अखबार पढ़ने की बात है, आपको हिंदी अखबार पढ़िए, पर एक अंग्रेज़ी का कोई बड़ा अखबार ज़रूर पढ़िए, उससे आपका वर्ल्ड व्यू बदलेगा। आप देखें, अगर आप जब अंग्रेज़ी और हिंदी दोनों के अखबार पढ़ने लगेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अंतर कितना है, और इसलिए एक बहुत बड़ा अखबार अंग्रेज़ी का ज़रूर पढ़िए कम से कम, ताकि आपका वर्ल्ड व्यू बड़ा हो, आपको दुनिया की बातें पता चले। तो ये मोटे तौर पे एक ये थी। दूसरी बात यह है कि जैसे गूगल है, गूगल पे रिसर्च आजकल फटाक रिसर्च होती है, जिसको गूगल पे कर लीजिए, तो गूगल पे रिसर्च कर लीजिए, पर गूगल की रिसर्च कोई बहुत ऑथेंटिक नहीं है, क्योंकि वो तो सर्च इंजन लाएगा और जो भी कुछ इंटरनेट पर डाला है उसको लेके आ जाएगा। ज़रूरी नहीं कि जो इंटरनेट पर डाला गया वो सही हो, इसकी कोई गारंटी नहीं। तो एक मैं आपको घटना बताता हूँ कि मैंने अपने कुछ छात्रों को एक होमवर्क दिया है कि भाई भारत के प्रधानमंत्रियों पे करिए, एक आदमी को एक प्रधानमंत्री दे दिया, एक को VP सिंह, एक को जवाहरलाल नेहरू, एक को लाल बहादुर शास्त्री, एक को चंद्रशेखर आए थे। तो जिनको चंद्रशेखर दिया था उनकी कॉपी देख रहा था, अचानक से वो मुझे लगा इस साल तो चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बने नहीं थे।
तो उन्होंने गूगल से लिखा था, तो जिसमें लिखा उन्होंने उनके प्रधानमंत्री बनने का साल गलत लिखा। तो मैं तो गलती पकड़ सकता हूँ, क्योंकि मुझे तो याद है कि इस साल चंद्रशेखर प्रधानमंत्री नहीं बन रहे। एग्जैक्ट डेट नहीं याद होगी, साल तो याद है कि हाँ ये साल ये घटना हुई होगी। पर अगर वहाँ पे वो साल गलत लिखा हुआ और आपने तो आंख बंद करके लिख दिया तो दिक्कत होगी। और इसलिए आप देखें कि न्यूज़ चैनलों पे अक्सर गलती हो रही है। गलती क्या हो रही है कि भारत का नक्शा गलत डाल देते हैं। क्यों गलत डाल देते हैं? कि नक्शा लगना है। अब आपने इंटरनेट सर्च पे सर्च किया, इंटरनेट पर जो नक्शा निकल के आया उसमें कश्मीर भारत में है ही नहीं। तो आपको तो लगा कि मैंने तो नक्शा डाला गूगल से, आपने तो डाल दिया, आपने तो ठीक काम किया डाला, लेकिन वो नक्शा गलत है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि नहीं, गूगल से चीज़ें लेने के खतरे क्या हैं। वो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन वो खतरे वो आपको मालूम होने चाहिए, ये खतरे हैं। अभी टाइम्स नाउ पे जस्टिस सावंत ने मुकदमा किया, क्योंकि वो किसी दूसरे के बारे में स्टोरी थी, फ़ोटो उनकी लग गई। सेम बात है, गूगल पे सर्च किया, उसमें जो नाम निकला आप तो पहचानते नहीं हो, आपने डाला। अभी बीजेपी के एक समय 2 सांसद थे, दोनों के नाम राजनाथ सिंह थे। एक अभी अध्यक्ष हैं बीजेपी के, एक यूपी के थे, वो राज्यसभा में सांसद थे, दोनों राजनाथ सिंह हैं। स्टोरी किस राजनाथ सिंह के बारे में है? तो आपको मालूम होना चाहिए कि इस राजनाथ सिंह के बारे में स्टोरी, उस राजनाथ सिंह के बारे में स्टोरी, वरना स्टोरी किसी के बारे में, तस्वीर किसी की छपेगी। ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो पत्रकारों को ध्यान देने की हैं। ये एक। अब आते हैं कि आज का जो सीन है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, जिसके लिए आप लोग आए हो, वो क्या है? चैनल बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। जब 1994 के आसपास पहला चैनल शायद शुरू हुआ था, BITV, वो ज़्यादा दिन नहीं चल पाया। उसी समय जी पे पहला न्यूज़ बुलेटिन, प्राइवेट न्यूज़ बुलेटिन आया था जी पे। उसके बाद 1995 में आज तक की शुरुआत हुई DD मेट्रो पे, और न्यूज़ टुनाइट की, प्रणय राय ने न्यूज़ टुनाइट शुरू किया और SP सिंह ने आज तक शुरू किया। और आज तक के लिए ही मैं नवभारत टाइम्स की नौकरी छोड़ के गया था, और आज तक का नाम मैंने ही रखा। तो उसके बाद से फिर आज तक की भाषा गढ़ना और वो सब करना, फिर वो 4-5 साल आज तक जो है DD मेट्रो चैनल पर रहा। बाद में आज तक नाम से एक अपना चैनल बन गया। तो वो बिल्कुल शुरुआती स्टेज थी उस ज़माने में, जब 4-5 चैनल हुआ करते थे न्यूज़ के। आज 398 न्यूज़ चैनलों को लाइसेंस मिला हुआ है। 398, मार्च का आंकड़ा, मार्च 2013 का आंकड़ा, ठीक है। इन 398 में अभी सभी नहीं चल रहे हैं, लेकिन 398 लाइसेंस दिए गए हैं। और जो अभी नहीं चले हैं वो भी साल 1.5 साल में चलेंगे, क्योंकि लाइसेंस की शर्त होती है कि आपको इतने दिन में चैनल लॉन्च करना, नहीं तो लैप्स कर जाएगा। तो वो 398 चैनल कम से कम 1-2 साल बाद वो गिनती पूरी हो जाएगी। इनमें ज़्यादातर चैनल हिंदी के हैं या रीजनल भाषाओं के। तो एक तो यह है कि जो बाज़ार है वो हिंदी का है या क्षेत्रीय भाषाओं का है। इसमें भी हिंदी का जो राष्ट्रीय चैनल का है वहाँ पे अब ज़्यादा गुंजाइश नहीं बची है। तो वहाँ पे नहीं, हिंदी के जो प्रादेशिक चैनल आने वाले हैं, जैसे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ हो गया, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड हो गया, बिहार झारखंड हो गया, तो पंजाब हरियाणा हो गया, इस तरह की कोशिश कर रहे हैं लोग कि हिंदी में जो चैनल जो नए आने वाले हैं वो प्रादेशिक चैनल आने वाले हैं ज़्यादा करके, बाकी क्षेत्रीय भाषाओं में आने वाले हैं। तो इसलिए जो लोग हिंदी में काम कर रहे हैं उनके लिए ये एक चीज़ अच्छी है कि उनके पास अवसर उनके लिए ज़्यादा अच्छे आने वाले हैं। लेकिन चुनौतियां भी हैं। चुनौतियां क्या हैं? अभी आपने देखा होगा कि IBN 7 या CNN IBN से बहुत सारे पत्रकारों की छटनी हो गई। अब ये क्यों हुई? अगर इसका कारण आप नहीं समझेंगे तो आप जो है वो अपने गलत निष्कर्षों पर पहुँचेंगे और अंततः अपना नुकसान करेंगे। ये इसलिए नहीं हुई कि CNN IBN या IBN नेटवर्क को
कोई बहुत बड़ा घाटा हो रहा था। वो दबाव में थे, आर्थिक दबाव में थे, घाटा ऐसा नहीं था। उनका फ़ायदा बहुत कम हो गया था, उनके शेयर की वैल्यू बहुत घट के आधे से बहुत कम हो गई थी। वो आर्थिक दबाव में थे पर घाटे में नहीं थे, मामूली प्रॉफिट में थे। बंद क्यों किया? बंद इसलिए किया कि सिर्फ CNN IBN नहीं, 2000 से लेके 2013 तक अमेरिका में जितने भी मीडिया हाउस थे उन सब के न्यूज़ रूम में 30% की कटौती होती थी। सब में 30% की कटौती। यहाँ पर भी वो 30% की ही कटौती टारगेट कर रहे हैं और अगले 5 सालों में जितने भी मीडिया हाउस हैं उनमें वो कटौती होगी। कारण क्या है? इस कारण को समझिए। कारण यह है कि ये कन्वर्जेंस का समय है, यानी जो प्रिंट का है, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, उनकी वेबसाइट आप देखें तो वेबसाइट पे सारी खबरें डाल रहे हैं और वीडियो वहाँ पे भी आ रहा है। अभी उतना नहीं है, वो 2 साल में बढ़ जाएगा। जैसे ही मोबाइल पर 4G बढ़ जाए पूरे देश में, अभी 3G भी कभी उतना विस्तार नहीं हुआ, लेकिन मोबाइल पे जैसे 4G हो जाए और अपनी ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी जो है वो बढ़ जाए काफ़ी, तो अगले 2-3 साल में उम्मीद है कि इसमें बहुत चेंज हो जाएगा और काफ़ी लोग मोबाइल पे खबरें देखने लगेंगे, काफ़ी लोग। तो ये सारी वेबसाइट, जितने अखबारों की वेबसाइट है, ये सारी की सारी वीडियो डालना शुरू कर रही हैं। जो टीवी चैनल हैं, टीवी चैनल की वेबसाइट भी देख लिए, वो भी टीवी की अपना वीडियो डाल रहे हैं। तो एक प्रकार से जो अखबार की वेबसाइट थी और जो टीवी चैनल की वेबसाइट थी, उसमें कोई बुनियादी फ़र्क बचा नहीं है, क्योंकि वहाँ भी खबरें हैं और वीडियो हैं, यहाँ भी खबरें हैं और वीडियो हैं। अब जो टीवी है, जो लोग घर में बैठ के टीवी देखते हैं, तो अगर वो घर में बैठ के इसलिए टीवी देखते हैं कि वो टीवी को अपने साथ ले नहीं जा सकते अभी कहीं। इतना बड़ा टीवी कहाँ लेके जाएंगे और फिर DTH कनेक्शन कहाँ, आपको मोबिलिटी नहीं है टीवी की। मोबाइल पे आने से टीवी की मोबिलिटी हो जाएगी। तो बहुत सारे लोग जो अभी रात में या एक समय फ्री होकर सुबह, जो भी जिसके पास टाइम है कि मैं टांगे फैला करके और टीवी देखूं, खबरें देखूं, जो भी देखूं, ये तो बंद होने वाला है। क्योंकि लोग मोबाइल पे, आप मेरा मोबाइल मैं जहाँ हूँ, मैंने अपने स्मार्टफोन पे देखा और बस देख लिया। टीवी देखने की क्या ज़रूरत है? एक दूसरी बात यह कि टीवी जो है वो घर के अंदर होता है, लेकिन घर के अंदर भी वो पब्लिक मीडियम, प्राइवेसी नहीं है टीवी में। क्योंकि टीवी लगा हुआ है, कमरे में आप देख रहे हो, उस कमरे में कोई आए या ना आए, आसपास से निकल जाए, उसको पता चल जाएगा कि आप क्या देख रहे हो। मोबाइल में ये प्राइवेसी है। हेडफोन कान में डाला, वीडियो देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं किसी को पता नहीं। जो आप देख रहे हैं तो आप देख रहे हैं, तो आप अपनी पसंद का कंटेंट देख सकते हैं। तो एक तो मोबाइल पे आने के बाद कंटेंट बदलेगा। दूसरी, ये मोबाइल पे जब टीवी आ जाएगा तो सारी की सारी जो न्यूज़ का जो कंजम्पशन है वो मोबाइल पे होने लगेगा। अब जब ये मोबाइल पे होने लगेगा तो चाहे वो अखबार हो, चाहे वो टीवी चैनल हो, सबको मोबाइल पे आना पड़ेगा। तो अभी हो क्या रहा है, अभी अखबार का एडिटोरियल अलग है, उसके रिपोर्टर अलग हैं, उसकी डेस्क अलग है, उनकी जो वेबसाइट है उसकी डेस्क अलग है। वो कंटेंट अखबार से लेते हैं, अखबार से लेके फिर उसको लिखते हैं, अपने हिसाब से लिख के फिर वेबसाइट पे अपलोड करते हैं। टीवी चैनल में भी यही हो रहा है कि टीवी का अपना एक स्टाफ है और उनकी एक वेब कंपनी है जो टीवी के लिए जो भी कंटेंट आ रहा है उसको लेती है, लेकर के वेबसाइट डालती है। ये मिक्स होने वाला है। अब जो पत्रकार आएगा वो डिजिटल पत्रकार आएगा। तो डिजिटल पत्रकार का मतलब कि उसको ये मालूम होना चाहिए कि मेरे को जो खबर लिखनी है, जब मैं टीवी के लिए लिख रहा हूँ या लिख रही हूँ, तो मेरे को ऐसे लिखना है और ऐसे खबर देना है, और टीवी की रिपोर्ट ख़त्म करते ही मेरे को उसी कॉपी को अपनी वेबसाइट के लिए डालना है, तो मेरे को ऐसे इसको डालना है और इस तरह का वीडियो उसके ऊपर डालना है। वो वही वीडियो, उसी कैरेक्टर का वीडियो नहीं जा सकता जैसा टीवी पे जा सकता है। इसके लिए मेरे को छोटी क्लिप चाहिए, शॉर्ट क्लिप चाहिए, तो मेरे को दूसरे ढंग से, मैंने शूट किया ठीक है, तो मेरे को दूसरे ढंग से इसको काटना है, काट के मेरे को ही अपलोड कर देना है। उसके लिए कोई अलग डेस्क की ज़रूरत नहीं। तो अब जब ये चीज़ बढ़ने लगेगी तो जाहिर सी बात है कि जो
मीडिया कंपनियां हैं, मीडिया कंपनियों के यहाँ वो काम का डुप्लीकेशन कम होगा, काम का डुप्लीकेशन कम होगा तो लोग फालतू हो जाएंगे, लोग फालतू हो जाएंगे तो छटनी होगी, तो वहाँ से तो छटनी होगी। लेकिन क्योंकि इतना विस्तार हो रहा है हिंदी और रीजनल भाषा में कि हो सकता है कि वो लोग जो राष्ट्रीय पत्रकारिता में जा रहे हों, उनको आज तक या CNN अभी या इस तरह के चैनल में उन्हें नौकरी चाहिए, उन्हें हो सकता है कि क्राइसिस हो, लेकिन जो लोग रीजनल स्पेस में काम करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अवसर है। और रीजनल स्पेस में और ये जो डिजिटल क्रांति होने वाली है, ये डिजिटल क्रांति से सारा का सारा जो है कंटेंट वो लोकल होगा, कंटेंट लोकल होगा, उसका एक्सेस ग्लोबल होगा। यानी आप रायपुर के बारे में हैं तो आपका जो न्यूज़ है आप सोचोगे कि भाई हमें यहीं के बारे में ज़्यादा मिले, ठीक है 2-4 दिल्ली की इंपॉर्टेंट खबरें मिल जाए, बाकी सारी खबरें हमको यहाँ के बारे में मिल जाए, ये यहाँ की खबर है। अब रायपुर का एक आदमी कैलिफोर्निया में है, वो भी एक्सेस कर सकता है कि हाँ मेरे रायपुर की खबर क्या है। तो जो डिजिटल क्रांति से होगा ये कि कंटेंट का लोकलाइजेशन होगा, उसके एक्सेस का ग्लोबलाइजेशन होगा। समझ रहे हैं? तो इसलिए आप लोगों से ये मुझे कहना है कि आप लोग देखें कि आप लोग डिजिटल के लिए क्या कर सकते हैं, उसके लिए अपनी स्किल सेट कैसे बढ़ा सकते हैं, उसके लिए अपने आप को कैसे इक्विप कर सकते हैं, और अगले 2-3-4 साल में जो ज़बरदस्त अवसर आपके सामने आने वाला है, उस अवसर को आप एक्सप्लॉइट कैसे कर सकते हैं। अगर आप स्किल्ड नहीं होंगे तो बेकार हो जाएंगे। तो इसलिए और जितने जहाँ भी मीडिया के जो कोर्सेज चल रहे हैं वहाँ पे भी लोगों को पूरा ताकत लगाना चाहिए कि वो डिजिटल पत्रकारिता के बारे में सबसे ज़्यादा जोर कैसे दें। धन्यवाद। धन्यवाद सर, आप यहाँ आए, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ छात्रों को दी। आज के विशिष्ट अतिथि वरिष्ठ फिल्म पटकथा लेखक एवं फिल्म निर्देशक श्री अशोक मिश्रा जी के परिचय उद्बोधन हेतु मैं विभाग के छात्र शशांक शुक्ला को आमंत्रित करता हूँ। आज हमारे बीच श्री अशोक मिश्रा जी मंचासीन हैं। आप राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता स्क्रीन प्ले राइटर, निर्देशक, गीतकार एवं शिक्षक के रूप में पिछले 25 वर्षों से राष्ट्रीय स्तर पर अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। आपने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा नई दिल्ली से अपनी स्नातक स्तर की शिक्षा पूर्ण कर समाजशास्त्र में भी अपनी योग्यता सिद्ध की। आपने अब तक 5 नाटक व 9 फीचर फिल्मों की पाठकथा लेखांकन की है, जिसमें से 5 फिल्में राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त कर चुकी हैं। आपके द्वारा लिखित फीचर फिल्म समर, नसीम, बवंडर, दुर्गा, कभी पास कभी फेल, भैरवी, देवी अहिल्या, वेलकम टू सज्जनपुर, वेल्डन अब्बा तथा गांधी की गली मुख्यतः हैं। आपको अनेक पुरस्कार प्राप्त हैं, जिसमें से मुख्य नसीम 1996 तथा समर 1999 के लिए बेस्ट स्क्रीन प्ले का राष्ट्रीय पुरस्कार, वेलकम टू सज्जनपुर के लिए नोकिया स्टार स्क्रीन पुरस्कार 2009, रेडियो मिर्ची संगीत पुरस्कार 2009। इसके अलावा आपकी 5 फीचर फिल्मों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, जैसे कभी पास कभी फेल 1999, दुर्गा 1992, नसीम 1996, समर 1999, वेल्डन अब्बा 2010। आपकी आने वाली मुख्य फिल्में हैं हरियाणा ब्रिगेड, शंकर शंभू, गुड़ गोबर, गंज देश इत्यादि। आपके द्वारा निर्देशित फिल्में बनाना, रिपब्लिक, मैंगो मैन तथा टपरा टॉकीज हैं, जिसमें टपरा टॉकीज अभी पोस्ट प्रोडक्शन स्टेज में है। आपके द्वारा लिखित नाटक बाजे ढोल, खून के रंग, गांधी चौक, पत्थर, कचरे की हिफाजत तथा वंदे मातरम इत्यादि हैं। आपने भारत एक खोज, अमरावती कथाएं, इंतजार, आकांक्षा, मृगनयनी, एक कहानी, मृत्युंजय, फर्ज इत्यादि टेलीविज़न धारावाहिकों में अपना योगदान प्रदान किया है। आपके द्वारा लिखित डॉक्यूमेंट्री फिल्में मैया रख, एड्स तथा अर्थ फाइल। वर्तमान में आप हिंदी फिल्म जगत के महान निर्देशक के साथ कार्यरत हैं और हिंदी फिल्मों को एक नई दिशा प्रदान करने की ओर अग्रसर हैं। अब मैं आप विशिष्ट वक्ता श्री अशोक मिश्रा जी से निवेदन करता हूं कि मंच पर आएँ और छात्रों का मार्ग प्रस्तुत करें। मित्रों, मैं रायपुर का हूँ और जब हम लोग यहाँ यंग थे, 22-24 साल के थे, तो वो दौर वो था जब आप कुछ नहीं कर पाते थे तो पत्रकार हो जाते थे। तो मैं भी जब कुछ नहीं कर पा रहा था तो पत्रकार हो गया था। और वो पत्रकार की दुनिया, पत्रकारों की दुनिया उतनी लुभावनी नहीं थी
वहाँ पे बहुत कम होता था, सब लोग एक जुनून के तहत काम करते थे। तो मैंने भी यहाँ रमेश नैयर जी को अपना गुरु बनाया, ललित सुरजन जी को गुरु बनाया और भी लोगों को गुरु बनाया और काम करता रहा। लेकिन एक उप संपादक महोदय जिनके साथ मैं काम कर रहा था, वो मुझसे बड़ी अपेक्षाएं रखते थे। वो कहते थे कि बाढ़ में एक महिला डूबी, अब मैं न्यूज़ बना के ले गया तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल भी रोचक नहीं है, इसको इंटरेस्टिंग बनाइए कि कैसे डूबी, क्या पहनी हुई थी, क्या उसका साड़ी उघड़ गई थी, कुछ तो वर्णन कीजिए आप बाढ़ का। तो इस तरह की पत्रकारिता मुझे हजम नहीं हो पा रही थी और मैंने उसको छोड़ दिया। फिर मैं इंदौर गया तो मैं राजेंद्र माथुर जी से मिला। मैंने कहा सर मुझे नई दुनिया में काम करना है। तो उन्होंने कुछ बातचीत मुझसे की। फिर उन्होंने कहा कि नहीं तुम इस दुनिया के लायक हो नहीं, तो तुम कुछ और काम करो, ये काम तुम्हारे बस का नहीं है। मैंने कहा ठीक है सर। फिर मैंने पत्रकारिता का मेरा जो काम था, अध्ययन अध्यापन लेखन, वो बंद हो गया। नाटक वगैरह मैं करता रहा। मित्रों, आज आप लोगों के सामने बहुत सारी संभावनाएं हैं, जैसा कि नकवी साहब ने बहुत अच्छे से आपको समझाया है। लेकिन मैं जो देख रहा हूँ कि हमारे एक मित्र हैं पत्रकार, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बड़े पत्रकार हैं, अजीत अंजुम जी। उन्होंने एक बड़ा अच्छा फेसबुक में लेख डाला अपना, जिसमें वो ये बता रहे थे कि एंकर की नौकरी के लिए कुछ विद्यार्थी आए थे। तो उनसे उन्होंने सवाल पूछा, आप बता सकते हैं राहुल गांधी कौन है? तो कई ने कहा कि ये महात्मा गांधी के प्रपौत्र हैं। प्रियंका गांधी कौन है? तो बोले शायद प्रियंका चोपड़ा की बहन है जो अभी फिल्म में आने वाली है। इतना कम ज्ञान लेके आप फेसबुक में पढ़िएगा उनका, उन्होंने 20 ऐसे सवाल पूछे हैं जिसका बड़ा अजीब सा जवाब मिला है। तो एंकर क्यों बनना चाहते हैं? आजकल एंकर बनने का बड़ा वो शौक चढ़ा है लोगों को, क्योंकि उसमें चेहरा दिखता है। जैसे फिल्म में आदमी क्यों जाना चाहता है, पर्दे में हर आदमी क्यों काम करना चाहता है? क्योंकि उसका चेहरा दिखता है। तो आप देखिए कि आप एंकर क्यों बनना चाहते हैं, इसलिए कि चेहरा दिखता है या उसका कुछ और मकसद है? अगर सिर्फ चेहरा दिखता है तो मेरे ख्याल से एंकर से अच्छा आपको फिल्म में काम करना चाहिए, वो ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद व्यापार होगा या धंधा होगा। लेकिन सचमुच में अगर आप एंकर बनना चाहते हैं, जैसे दिग्गज एंकर थे सुरेंद्र प्रताप सिंह जी, आज तक जिन्होंने मतलब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का सबसे प्रभावशाली आरंभ मेरे ख्याल से सुरेंद्र प्रताप सिंह जी ने किया, और बड़े अल्पकाल में उनका देहांत हो गया। तो वैसा एंकर बनिए, वैसा एंकर बनिए मत जैसे हमारे एक मित्र हैं बड़े मशहूर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार एंकर विनोद दुआ जी, जो आप सारे विश्व में सिर्फ खाते हुए घूम रहे हैं। वो मेरे बड़े गहरे दोस्त हैं। ऐसा पत्रकार मत बनिए कि सिर्फ लोगों को ललचाएं कि अच्छा मैं मलेशिया में ये खा रहा हूँ, यहाँ ये खा रहा हूँ। खान पान पे भी काम हो सकता है, पर मैं विनोद दुआ से ज़्यादा उम्मीद करता हूँ। वो एक अच्छे पत्रकार थे, आपने देखा होगा। तो जब ये नहीं कर रहे थे वो, तो कमाल की पत्रकारिता कर रहे थे वो, कमाल का उनका अंदाज था। लेकिन जब से उन्होंने खाना परोसना शुरू किया है, वो पत्रकार मालूम नहीं कहाँ चला गया। ऐसे पत्रकार मत बनिए। मित्रों, मैं फिल्म से हूँ, तो मैं न्यूज़ चैनल देखता हूँ, टेलीविज़न के सीरियल तो मैं देख ही नहीं पाता हूँ। तो मैं 2-3 चीज़ें देखता हूँ टीवी पे। एक तो मैं निर्मल बाबा का प्रोग्राम खूब देखता हूँ, अभी भी देखता हूँ, देखे हुए को बार बार देखता हूँ। मुझे बड़ा मज़ा आता है उसमें, बड़ी हंसी आती है। और मुझे लगता है कि इतना भयानक कॉमेडी शो चल रहा है टीवी पे, फिर मैं उसके बाद लाल किताब देखता हूँ। मुझे उसमें भी बड़ा मजा आता है। मालूम नहीं कोई महान वशिष्ठ दुनिया के ज्योतिषाचार्य अचानक
प्रभामंडल में अवतरित हो गए। और भी ऐसे तमाम कार्यक्रम आते हैं जो एडवर्टाइजमेंट के रूप में हमारे न्यूज़ चैनल्स में दिखाए जाते हैं। न्यूज़ चैनल्स की एक जिम्मेदारी होती है कि इनका एडवर्टाइजमेंट क्यों लें आप, मत लीजिए इनका, देख रहे हैं आप ये कैसे ठग रहे हैं। चलिए ठीक है, लाल किताब वाले तो कम से कम लाल किताब छापने के कष्ट करते हैं, और कोई लोग कुछ लक्ष्मी यंत्र बना के बेचते हैं, मेहनत करते हैं। निर्मल बाबा तो कुछ नहीं करते हैं और खा रहे हैं हर मोड़ पर, और सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। बहुत सारी चीज़ें बहुत संक्षेप में बहुत अच्छे ढंग से कही जा रही हैं। डॉक्यूमेंटेशन जिनका चीज़ों का हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। कई नए आप जैसे युवा लोग फिल्में बना रहे हैं, छोटी छोटी फिल्में बना रहे हैं, शॉर्ट फिल्में बना रहे हैं, और उनका काफ़ी महत्व है। वो काफ़ी दुनिया भर में नाम कमा रही हैं। बहुत सारी ऐसी फिल्में हिंदुस्तान में भी बनी हैं, शॉर्ट फिल्में, जो दुनिया भर में नाम कमा रही हैं। तो आप लोगों के पास ये भी एक मौका है कि जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इस तरह की चीज़ों को प्रश्रय दे रहा है, तो आप छोटी छोटी फिल्में बना के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को दे सकते हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम अपने आसपास आप देख रहे हैं, उनको आप संपन्न कर सकते हैं। फिल्में आप शायद बनाने का साहस अभी तुरंत न कर पाएँ, क्योंकि आप लोग यंग हैं, उसमें थोड़े पैसों की ज़रूरत होती है, या बना सकते हैं आप, लेकिन शॉर्ट फिल्में आप ज़रूर बना सकते हैं। वो आपकी पत्रकारिता में भी काम आएगी, आपको एक दृष्टि देगी। जैसे कि आनंद पटवर्धन है, मैं डॉक्टर जोशी से अनुरोध करूंगा कि आनंद पटवर्धन को कभी यहाँ ज़रूर बुलाएं। वो बहुत ही कमाल के डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर हैं। वो उनकी फिल्में देख के आपको, डॉक्यूमेंट्री फिल्में देखेंगे आप, 1-1.5 घंटे की फिल्में होती हैं। एक तो उनकी सारी फिल्मों पे बैन लगा, जितनी भी डॉक्यूमेंट्री उन्होंने बनाई है, पर उन्होंने जितना रियलिस्टिक, जितना करीब जाके चीज़ों को पकड़ा है, वो आप उनकी फिल्में बाज़ार में अवेलेबल भी हैं। यहाँ भी उसका शो रखिए, आप देखिए, आप खुद भी देखिए आप कि कैसी चीज़ों की गहराई पे गए हैं और कैसे रिपोर्टिंग किया है उन्होंने चीज़ों की। रिपोर्टाज क्या है उनका, स्टाइल क्या है। हालांकि वो किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से नहीं जुड़े हुए हैं, लेकिन उनका काम सबसे अच्छा डॉक्यूमेंटेशन है प्रॉब्लम्स का, चाहे वो आतंकवाद हो, चाहे वो मस्जिद, बाबरी मस्जिद वाला विषय हो, हर चीज़ को उन्होंने बहुत अच्छे से डॉक्यूमेंट किया है। वो दृष्टि आपके पास, एक दृष्टि होनी चाहिए, सामाजिक दृष्टि होनी चाहिए काम करने की। जैसा कि अभी आग का दरिया है पत्रकारिता, जिसमें आपको डूबना तो है, पर आप निकल नहीं सकते। नकवी साहब ने जैसे कहा, दोस्तों, फिल्म एक ऐसा आग का दरिया है जिसमें आपकी 7 पीढ़ियां नहीं निकल सकती अगर आप गए तो। क्योंकि फिल्म अभी एक तरह से 100 साल का हुआ है हमारे देश में, उसमें कुल उम्र उसकी 110 साल है। इतनी छोटी उम्र में हर आदमी के दिल में इसने इच्छा पैदा कर दी कि कभी मैं फिल्म में काम करूं। शायद ही कोई आदमी ऐसा हो जिसका ये मन न किया हो कि कभी मैं फिल्म में काम करूं। शायद ही कोई लड़की हो, शायद ही कोई लड़का हो, शायद ही कोई बूढ़ा हो, हर कोई फिल्म में काम करना चाहता है। तो फिल्म का जादू क्या है, क्यों इस जादू के पीछे लोग पागल रहते हैं, क्यों हम सब फिल्म को काम करना चाहते हैं। हालांकि फिल्म को हम लोग बहुत पसंद भी नहीं करते ऊपर से, मतलब हमारे ज़माने में तो मतलब मार पिटाई होती थी अगर हम फिल्म देखने चले जाते थे। अभी उतना वो नहीं है माहौल, पर ऐसा माहौल था। तो फिल्म हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है, फिल्म हमारी अनिवार्य आवश्यकता है। फिल्म का ही भाई है टेलीविज़न, सीरियल जो हैं लगभग उसी के बच्चे हैं, समझ लीजिए आप। इनके बिना हमारा काम नहीं चल सकता, हम अपनी ज़िंदगी नहीं सोच पाते ज़्यादातर लोग। ये कहीं ना कहीं हमारी ज़िंदगी में खाने की तरह से ज़रूरी चीज़ हो गए हैं। तो इसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि हम लोगों को फिल्म माध्यम को भी इस तरह के पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि बच्चों, प्राइमरी स्कूल से चालू करो फिल्म का कोर्स, क्योंकि नहीं तो लड़के घर से भाग जाएंगे। लड़के कुछ गलत रास्ते में चले जाते हैं, बम्बई पहुंच जाते हैं, कुछ जानते समझते नहीं हैं, काम सब करना चाहते हैं। तो क्यों ना उसको हम पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाएं, प्राइमरी स्कूल से क्यों ना हिस्सा बनाएं। बच्चों को फिल्म में बड़ा मजा, कार्टून फिल्में बच्चे देखते रहते हैं, क्यों ना कार्टून फिल्म मेकिंग हो उनके साथ, बड़ी प्रतिभाएं सामने आएंगी, बहुत सारा काम हो सकता है।
बड़े अच्छे क्वेश्चन पेपर भी बनेंगे। ऋतिक रोशन की कौन सी फिल्में थी, बड़ा मज़ा आएगा उत्तर लिखने में। तो ये चेन्नई एक्सप्रेस की क्या खूबियाँ थी कि क्यों उसने इतना बजट कमाया। तो ये फिल्म भी एक पाठ्यक्रम का विषय होना चाहिए, इससे परहेज नहीं करना चाहिए। हमारी अम्मा कहती थी, वो छत्तीसगढ़ की थी, कहती थी कि रानी ला सहो नहीं, रानी बिन रहो नहीं। मतलब रानी को सह भी नहीं सकती और रानी के बिना रह भी नहीं सकती। तो फिल्म के साथ हम लोग का यही ट्रीटमेंट है, हम उसके बिना रह भी नहीं सकते, उसको सह भी नहीं सकते। तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए कि फिल्म एक बड़ी कला है और फिल्म में बड़ी संभावनाएं हैं, जिस तरह से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में संभावनाएं हैं। जैसे मैंने एक फिल्म लिखी थी वेल डन अब्बा, शायद आप लोगों में से कुछ ने देखा होगा। उसमें ये बमन ईरानी साहब थे और मिनीशा लांबा थी। तो उसमें मैंने RTI का इस्तेमाल किया है पूरी फिल्म में, जिसमें एक कुआं चोरी चला जाता है और उसके ऊपर इर्द गिर्द पूरी कहानी चलती है। ये कहानी तेनालीराम के ज़माने से चल रही थी और अभी भी चल रही है। आए दिन मैं पढ़ता हूँ कि कहीं यूपी में वेल डन अब्बा के जिक्र के साथ कोई घटना बताई जाती है कि कुआं गायब हो गया है। ऐसे बहुत सारे कुएँ मध्य प्रदेश में गायब हुए, महाराष्ट्र में गायब हुए। महाराष्ट्र में तो विधानसभा में वेल डन अब्बा का रेफरेंस देते हुए एक चर्चा हुई कि वहाँ पुरानी जो बावड़ियाँ हैं, उन बावड़ियों के रख रखाव के लिए गवर्नमेंट करोड़ों रुपए हर साल खर्च करती है, क्योंकि उनका पानी बड़ा शुद्ध होता है। पुराने लोग बम्बई के जो कोलाबा वगैरह में हैं, बड़े बड़े लोग उन बावड़ियों का ही पानी पीना प्रेफर करते हैं मिनरल वाटर के बदले। तो वहाँ एक बावड़ी के ऊपर करोड़ रुपए जाते थे हर साल, और कई साल पहले से एक पार्षद का वहाँ बंगला बन चुका था जिस जगह पे बावड़ी थी ही नहीं, पर पैसा जा रहा था। तो ये भी मैं चूँकि पत्रकारिता से लगाव रखता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि हमारे देश में क्या समस्याएं चल रही हैं। अब ये वेल डन अब्बा का असर बड़ा गहरा हुआ, बहुत दूर तक हुआ। जैसे शीला दीक्षित ने 3 बार देखा उसको फिल्म टॉकीज में जाके। शीला दीक्षित बहुत सिनेमची मुख्यमंत्री है हमारे देश की। सिनेमा देखना उनको बड़ा पसंद है, उनके बेटे को भी पसंद है, संदीप जी को। तो वो रात का शो देखने जाती हैं। उन्होंने 3 दिन तक वेल डन अब्बा लगातार देखा। फिर उन्होंने सोनिया गांधी जी से कहा कि मैडम वो वेल डन अब्बा देखिए आप जरा। तो सोनिया जी ने, श्याम बेनेगल डायरेक्टर थे, उनसे वो फिल्म मंगवाई और अपने निवास में उसको देखा। और फिर उन्होंने फ़ोन किया कि मुझे फिल्म बड़ी अच्छी लगी। ये तो हुई कांग्रेस के लोगों की बातचीत। अडवाणी जी रवि किशन को किसी फ्लाइट में मिल गए, तो उन्होंने कहा रवि किशन मैं तुम्हारी फिल्म देखी यार, वेल डन अब्बा कमाल की फिल्म है। अपने शिवराज चौहान साहब मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश, उन्होंने रिलायंस से कई DVD खरीदी है और उसको मध्य प्रदेश के कई छोटे शहरों में दिखाया कि देखो करप्शन कहाँ तक पहुँचा हुआ है, क्योंकि मध्य प्रदेश में कई कुएँ चोरी कागज़ पे थे, इसलिए उन्होंने उसको दिखाया। लखनऊ के DIG साहब ने एक आर्डर जारी कर दिया था जिसके वजह से उनके खिलाफ इंक्वायरी बैठ गई थी। उन्होंने ये ऑर्डर जारी कर दिया था कि सभी कर्मचारी इस फिल्म को देखें। तो उनके खिलाफ इंक्वायरी बैठ गई कि आप ऐसा ऑर्डर दे कैसे सकते हैं, ये आपके कार्य क्षेत्र में नहीं, आप पुलिस विभाग के फिल्म दिखाना आपका काम नहीं है। तो ये भी एक तरह की पत्रकारिता है जो सिनेमा के जरिए भी आप काम कर सकते हैं। मैंने वेलकम टू सज्जनपुर जो लिखी, वो शिक्षा के अभाव पे फिल्म है पूरी, और उसमें तमाम तरह की सामाजिक समस्याएं हैं, बिजली की समस्या, इसकी समस्या और लोगों के अज्ञान की समस्या, जिनकी वजह से दूसरे लोग उनका कैसे शोषण करते हैं। जिनके पास ज्ञान होता है वो अज्ञानियों का कैसे शोषण करते हैं। जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में कुछ साल पहले तक, या अभी भी होगा, कि ट्रेन के डिब्बे में सीट खाली है, लेकिन गांव के लोग टिकट भी कटाए हुए हैं पर सीट में नहीं बैठ रहे हैं, ज़मीन में बैठ रहे हैं। उनको लगता नहीं ये सीट हमारे लिए नहीं है, साहब लोग के लिए, ये उनके दिमाग में बैठा हुआ है। अब ये उनके अज्ञान की वजह से हो रहा है, जिसकी वजह से वो अपने अधिकारों का ही उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। एक फिल्म मैंने समर लिखी है जिसका मैं कल यहाँ आपको दिखाऊंगा भी। वो इसलिए इम्पोर्टेंट फिल्म है क्योंकि वो दलित समस्या पर आधारित है, दलितों की समस्या पर आधारित फिल्म है। और वो महामहिम राष्ट्रपति जो हमारे थे नारायणन साहब,
उनको उनकी बड़ी प्रिय फिल्म थी वो, उसको बहुत लाइक करते थे वो। और उन्होंने राष्ट्रपति भवन में उसका एक शो रखा था जिसमें उन्होंने सभी पार्टी के राजनेताओं को, बड़े राजनेताओं को बुलाया था और हम लोगों को भी बुलाया था। हम लोग भी गए उस कार्यक्रम में, जिसमें सोनिया जी आई, येचुरी साहब थे, अजीत जोगी साहब थे, तमाम लोग थे उसमें, कांशी राम थे। तो उन्होंने कहा कि इस फिल्म को आप लोग देखिए कि कास्ट की प्रॉब्लम हमारे यहाँ क्या है। वो फिल्म इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि मैंने उसमें दो सच्ची घटनाओं को शामिल किया है, रियल हैपनिंग्स थी। एक बुंदेलखंड में हुई थी और एक छत्तीसगढ़ में हुई थी। वो दोनों घटनाएं मेरे दिमाग में काफ़ी हांट करती थी मुझे, दलित प्रॉब्लम को लेके। तो मैंने उसको उस फिल्म में पिरोया है। कल मैं आपको फिल्म दिखाऊंगा। दूसरा, वो स्क्रीन प्ले के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंटरेस्टिंग फॉर्मेट उसका तैयार हुआ है, वो आप देखिए। वो भी एक तरह का डॉक्यूमेंटेशन है, वो भी एक तरह का लोगों तक किसी न्यूज़ को, उसमें सब दलितों के अधिकार और हक की बातें हैं कि क्या चीज़ें वो नहीं जानते जिसकी वजह से उनका एक्सप्लॉयटेशन होता रहता है। और बहुत छोटी छोटी चीज़ अगर उनको बता दी जाए जिसको वो समझ जाएं तो उनका एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो। जैसे हम लोग बहुत सारी चीज़ नहीं जानते, इसलिए हम पढ़े लिखे लोग हैं पर हमारा एक्सप्लॉयटेशन होता रहता है क्योंकि हम जानते नहीं उन चीज़ों को। अगर हम जान जाएं तो वो हमारा एक्सप्लॉयटेशन तुरंत रुक जाता है। तो इसलिए सिनेमा बनाना, सिनेमा से जुड़ना, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से जुड़ना, ये सारी चीज़ें आज हमारे देश में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गई। और आज आप बड़े सौभाग्यशाली लोग हैं कि आपके सामने, जैसे नकवी साहब ने कहा कि उनके सामने कोई स्कूल नहीं था, उन्होंने अपनी लगन और प्रतिभा से पत्रकारिता में प्रवेश किया और इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचे। उन्होंने एक मिसाल कायम की। आप लोग के सामने बहुत सारे अवसर हैं, आपके सामने बहुत सारी चीज़ें बहुत इजीली अवेलेबल हो गई हैं जो हम लोग के ज़माने में थी ही नहीं। जैसे हम कभी सोच नहीं सकते थे सपने में कि फिल्म भी में हम जा सकते हैं या फिल्म भी हो सकता है। आज आप यहाँ बैठ के फिल्म बना सकते हैं। स्पिलबर्ग ने एक बड़ी अच्छी बात कही है कि टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के साथ फिल्म बनाना इतना सरल हो गया है कि अब आपके पास एक कंप्यूटर और एक कैमरा हो तो आप पूरी फिल्म बना सकते हैं। दो ही चीज़ चाहिए सिर्फ। शेखर कपूर ने और इस बात को आगे बढ़ाया और कहा कि इतना ज़्यादा एडवांस हो गया है टेक्नोलॉजी कि आपके पास सिर्फ एक बढ़िया मोबाइल हो तो आप पूरी फिल्म बना के ताकि से रिलीज़ कर सकते हैं। तो इस इरा में, इस दौर में आप लोग इस फील्ड में इंटर कर रहे हैं जब चीज़ें इजीली अवेलेबल हैं। सिर्फ दरकार है आपकी अपनी क्रिएटिविटी की। चाहे पत्रकारिता में जाएं आप, चाहे फिल्म मेकिंग में जाएं आप, चाहे शॉर्ट फिल्म्स बनाएं। शॉर्ट फिल्म बनाना भी फिल्म बनाने के बराबर ही इम्पोर्टेंट है। ये नहीं सोचिए कि एक 5 मिनट की फिल्म है और एक 2 घंटे की फिल्म है तो 2 घंटे की फिल्म। बम्बई में तो एक फिल्म रिलीज़ हुई थी, हिंदी की कमर्शियल बड़ी फिल्म, जिसके साथ एक छोटी शॉर्ट फिल्म लगाई गई थी पहले। उस शॉर्ट फिल्म को देखने के लिए लोग जाते थे तो उनको बड़ी फिल्म देखना पड़ता था। आकर्षण था वो शॉर्ट फिल्म जो शुरू में दिखाई जाती थी, उसके लिए लोग जाते थे टिकट कटा के। बड़ी फिल्म काम नहीं कर रही थी अकेले, वो शॉर्ट फिल्म की वजह से काम कर रही थी। तो जैसे तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी, एक बड़ी फिल्म कह लीजिए आप। और कबीरदास ने दोहों में शॉर्ट फिल्में लिखी हैं। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, पूरी फिल्म दिखेगी आपको। या काकर पाथर जोड़ के मस्जिद ली चुनाए, ताचड़ मुल्ला बांध दे क्या बहरा हुआ खुदाए। आपको पूरी फिल्म दिखती है, आपको विजुअल नज़र आता है। ये या से तो चाकी भली पीस पीस, पहान पूजे हरी मिले तो मैं पूजूं पहाड़, या से तो चाकी भली पीस खाए संसार। ये 2-2 लाइन की फिल्में हैं, शॉर्ट फिल्में हैं ये। इनका उतना ही इम्पोर्टेंस है जितना तुलसीदास का इम्पोर्टेंस है। तो सिर्फ ये कि आप अपनी बात, आप कहना क्या चाहते हैं दुनिया से आज की तारीख में। आप क्या ऐसा कहना चाहते हैं कि दुनिया आपकी तरफ झुक देखे, सुने आपकी बात को। जैसे अभी एक बड़ी अच्छी कमाल की फिल्म आई है शिप ऑफ थीसिस, अगर आप लोगों ने ना देखा हो तो ज़रूर देखिएगा। कैसे उसने हिंदी सिनेमा के एक बड़े ही रिपीटेटिव, दोहराव से भरपूर शैली को तुरंत उसने ब्रेक किया है और एक फिलॉसफी के साथ कैसे फिल्म कहने की कोशिश है
जिसकी वजह से आनंद गांधी, एक यंग लड़का है, 24-25 साल का होगा, उसने कैसे दुनिया भर में नाम कमाया, क्योंकि उसने एक नई दृष्टि दी। हमारे सिनेमा से, हमारे न्यूज़ सिस्टम से पूरे के पूरे चिंतन गायब हो रहा है, फिलॉसफी गायब हो रही है। कोई चिंतन, कोई फिलॉसफी इन चीज़ों को गवर्न करती रही है। चाहे आज़ादी की लड़ाई में पत्रकारों का योगदान हो, कोई चिंतन और फिलॉसफी थी पीछे। आज वो मिसिंग है, सिनेमा से भी और न्यूज़ चैनल से भी, जिसकी वजह से हज़ारों न्यूज़ चैनल हैं, पर हमको लगता नहीं, दिन भर हम देखते हैं तो हमको लगता है यार क्या डिप्रेसिंग है यार, ये क्या बोरिंग है यार, दिन भर वही दिखा रहे हैं। तो इसको ब्रेक करना है, जैसे शिप ऑफ थीसिस फिल्म के रूप में करती है। आप एक नई दृष्टि पैदा कीजिए, नई स्टाइल पैदा कीजिए, अपनी नई बातें कहिए दुनिया के सामने। तो मित्रों, अभी संभावनाओं की जहाँ तक बात है, मुझे ऐसा लगता है कि छोटे शहरों में सिनेमा का बहुत बड़ा स्कोप है, उसी तरह से न्यूज़ का भी बड़ा स्कोप है। हम जैसे ज़्यादातर हम दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, इनकी न्यूज़ देखते हैं। हम न्यूज़ नहीं देखते कि भाटापारा में क्या हुआ या इधर क्या हुआ। रीजनल चैनल आ रहे हैं, वो अपनी न्यूज़ कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो मेन स्ट्रीम न्यूज़ नहीं है। मेन स्ट्रीम न्यूज़ अभी भी दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास से चलती है और बाकी जगह पहुंचती है, और छोटे शहर की न्यूज़ को डोमिनेट करती है। छोटे शहर का बड़ा स्थानीय सा न्यूज़ की शक्ल बनती है। तो ये आपके लिए संभावना है कि आप यहाँ की उन समाचारों को पकड़ें जो समाज को रचनात्मक बनाते हों। ऐसे भी बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं दुनिया में, ऐसी घटनाएं ज़्यादा हो रही हैं, मैं तो कहूँ, जो क्रिएटिव काम कर रहे हैं बहुत सारे लोग। इनको न्यूज़ ही नहीं समझते। जैसे हमारे एक बड़े मित्र हैं, बड़े फिल्म मेकर हैं मुंबई के, वो फिल्म बना रहे थे, तो उन्होंने मुझे पूछा कि क्लाइमैक्स इसका क्या होगा। हमने ये क्लाइमैक्स रखा है, वायलेंस है इस क्लाइमैक्स में। तो मैंने कहा सर, हर फिल्म का एंड वायलेंस से क्यों होता है? कि नहीं, वायलेंस में मज़ा आता है लोगों को, वायलेंस ड्रामेटिक होता है, ये आम धारणा है। तो मैंने उनसे अनुरोध किया कि मैंने कहा सर ऐसा नहीं है, नॉन वायलेंस में भी बहुत ड्रामा है, आप ट्राई तो कीजिए। तो ऐसा जो नॉन वायलेंस भी बहुत कुछ हो रहा है, ऐसा बहुत कुछ हो रहा है जो भ्रष्ट नहीं है, जिसमें भ्रष्टाचार नहीं है, लेकिन सारा न्यूज़ चैनल भ्रष्टाचार ओरिएंटेड हो गया है, वायलेंस ओरिएंटेड हो गया है, मर्डर ओरिएंटेड हो गया है, बलात्कार ओरिएंटेड हो गया है। ठीक है, ये समस्याएं हैं हमारे देश में, बड़ी समस्याएं हैं, इससे कोई एतराज़ नहीं है, कोई गुरेज नहीं है, ये बहुत बड़ी समस्याएं हैं। पर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे डॉक्टर दाभोलकर की हत्या, या हाल ही में आसाराम जी का ये जो चल रहा है, एक अंधविश्वास की घटना चल रही है, और एक अंधविश्वास के खिलाफ एक आदमी की आवाज़ को ख़त्म कर दिया जाए। ये दो घटनाएं हमारे टाइम में चल रही हैं। लेकिन डॉक्टर दाभोलकर क्या थे, कौन थे, कैसे थे, उसकी डिटेलिंग में कोई नहीं गया। उन्होंने सिर्फ बता दिया कि अंधविश्वास के खिलाफ थे, इनका मर्डर कर दिया गया। तो ये मकसद नहीं है, ये मकसद नहीं होना चाहिए। इसी तरह से छोटे शहर में सिनेमा की भी बहुत बड़ी संभावनाएं हैं, फिल्म मेकिंग की। मैं तो कह रहा हूँ कि अब जो नया सिनेमा आएगा वो छोटे शहरों से ही हिंदुस्तान में आएगा, जो चीज़ों को तोड़ेगा, जो नई जगह ले जाएगा। ऐसा सिनेमा, अभी इसकी शुरुआत भी आप देख रहे हैं कि बहुत सारे डायरेक्टर हैं, अनुराग कश्यप हैं और भी तमाम लोग हैं, जो छोटे शहर की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। कोई जमशेदपुर दिखा रहा है, कोई रायपुर दिखा रहा है, कोई कुछ दिखा रहा है, क्योंकि इन शहरों में सिनेमा की बड़ी संभावनाएं हैं। तो आप सब लोग फिल्म मेकर भी बनिए। अभी मुझे अवसर मिला कि मैं एक फिल्म डायरेक्ट करूं, तो मैंने एक फिल्म डायरेक्ट की है। अभी मालूम नहीं रिलीज़ होती है कि नहीं, क्योंकि फिल्म में भी बड़ा मुश्किल है, चीज़ें रिलीज़ करना बड़ा मुश्किल हो गया है। वहाँ भी बाज़ार बहुत ज़्यादा हावी है,
कि आपके पास फिल्म बनाने के लिए पैसा हो, उतना ही पैसा आपके पास एडवर्टाइज करने के लिए हो, तब आपकी फिल्म रिलीज होगी। उसमें स्टार हो, ये हो, बहुत तमाम तरह के पेच हैं। अब ऐसा सरल नहीं रहा है जैसा सतजीत रे के ज़माने में था कि थोड़े से पैसों में फिल्म बना के भी बड़ा रिलीज़ हो जाती थी। अब फिल्म रिलीज़ करना एक टेढ़ी खीर हो गया है क्रिएटिव लोगों के लिए। फिर भी इसके बावजूद भी फिल्में ऐसी बन रही हैं, छोटे बजट की फिल्म बन रही है, ये हो रही है, उनको दुनिया भर, जैसे शिप ऑफ थीसिस, बहुत अच्छी 2 फिल्में अभी आई हैं जो बड़े एग्जाम्पल सेट करती हैं। एक शिप ऑफ थीसिस जो एक ऐसी फिल्म है जिसकी दुनिया भर में आज चर्चा हो रही है, ये एक बहुत अच्छी फिल्म है करके, लेकिन उसको रिलीज नहीं मिल रहा था 3-4 साल से। वो तो आमिर खान की पत्नी किरण राव को पसंद आ गई तो उन्होंने रिलीज दे दिया उसको, अदरवाइज वो रिलीज नहीं हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ चेन्नई एक्सप्रेस जैसी फिल्म है जिसका कोई सिर पैर नहीं है और वो 200 करोड़ का व्यापार कर रही है। ये 2 घटनाएं एक साथ हमारे देश में हो रही हैं। तो आप किस चेन्नई एक्सप्रेस में बैठना चाहते हैं या आप शिप में बैठना चाहते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस हो सकती है, लेकिन संभावनाएं बहुत हैं। मैंने अभी एक टपरा टाकीज फिल्म बनाई है क्योंकि मैं इसको महसूस कर रहा हूँ कि छोटे शहरों में सिनेमा की बड़ी संभावना है। तो सतना शहर में हमने शूट किया है फिल्म को। वहाँ एक कपड़े के व्यापारी लड़का है जिसको फिल्म का शौक है। उसने एक फिल्म बनाई और वो बना के मेरे पास बम्बई लेके आया। उसने कहा कि मैंने भाई साहब फिल्म बनाई है, आप इसको देखिए कि कैसी फिल्म है ये और मुझे बताइए कि क्या इसमें हो सकता है इसका। मैंने उसकी फिल्म देखी, करीब 2 घंटे की फिल्म थी उसकी, और मुझे बड़ी ही वाहियात फिल्म लगी वो। उसमें न कोई कहानी थी, न कोई बात थी, कहीं भी कुछ बात आ जाती थी फिर गायब हो जाती थी, ये हो जाता था। तो मैंने उससे कहा यार मुझे तो ये बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है फिल्म, ये फिल्म है क्या? तो उसने कहा दादा आप कुछ मदद कीजिए, मेरा 15 लाख रुपए लग चुका है इसमें। तो मैं कहा मैं क्या मदद कर सकता हूँ इसमें जब तुम फिल्म बना चुके हो। तो फिर भी मैंने कहा कि मेरे एक एडिटर दोस्त हैं असीम सिन्हा, बड़े एडिटर हैं फिल्म जगत के, उनके पास जाओ तुम, वो कुछ इसको एडिट करके शायद चमत्कार करके, कई बार एडिटर भी चमत्कार कर देता है, ठीक कर देंगे शायद। असीम के पास गए, असीम ने फिल्म देखी तो मुझसे कहा कि भाई साहब वो फिल्म तो मतलब अगर मैं उसको एडिट करने बैठूंगा तो सिर्फ 15 मिनट की रह जाएगी वो फिल्म, बाकी सब कट जाएगा। तो मैंने कहा भाई ये ऐसा कह रहे हैं वो तो कहे दादा कुछ कीजिए दादा, नहीं तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, आप सतना से हैं तो हम आपकी तरफ मदद की उम्मीद करते हैं। तो असीम से बात, असीम ने कहा आप इसकी ये जो 15 मिनट का इनका अच्छा है वो हम निकाल लेते हैं, इसके आगे पीछे आप कुछ सीन डाल दीजिए, लिख दीजिए और उसको डायरेक्ट कर दीजिए आप, तो ये 30-1 मिनट की इनकी फिल्म बना दीजिए, कम से कम कुछ तो इनका हो जाए। तो मैंने उसको लिखा अपने ढंग से और फिल्म विद इन फिल्म वाला फॉर्मेट यूज़ किया कि फिल्म के अंदर फिल्म, कि कुछ लोग सतना में हैं, यही लोग जो फिल्म में काम किए थे, ये लोग एक फिल्म बनाना चाहते हैं, उन्होंने ये फिल्म बनाई है। तो उन्होंने जो फिल्म बनाई थी उसके कुछ अंश आते थे, बाकी मैंने उसमें 2.25 घंटे की फिल्म लिख डाली और शूट कर डाली उन्हीं कलाकारों के साथ। अब वो फिल्म बड़ी मज़ेदार बन गई है। जैसे उसमें एक अजीब सा सीन था कि कहीं से कुछ भी आ जाती थी बात, तो उसमें एक था कि किसान आत्महत्या आ गई बीच में, सडनली किसान आत्महत्या कर लेता। वो जो फिल्म बनाए हैं वो शोले से बड़े प्रभावित थे, तो उसमें जय वीरू जैसे 2 कैरेक्टर रखे हुए थे उन्होंने, तो बड़ा शोले का बड़ा असर था उनके ऊपर जो काम किया उन्होंने। तो उन्होंने उसमें किसान आत्महत्या का डाल दिया और उसमें जय और वीरू जैसे 2 कैरेक्टर, शक्ति और बल्ली वहाँ पहुँच गए, ऐसा कुछ किया था उन्होंने। मैंने उसमें एक सीन डाला कि जिसको फांसी चढ़ाई गई, जिस किसान को, जिसका उन्होंने सीन शूट किया लटका हुआ, वो थोड़ा प्रभावशाली सीन है, मैंने उसको यूज़ किया। और उसके पहले एक सीन डाला कि जो एक्टर वो किसान का रोल कर रहा है जिसको फांसी में लटकना है, उसके पास इन लोग पहुंचते हैं, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर,
और राइटर। कहते हैं कि भाई साहब शूटिंग में नहीं चल रहे हैं यार, क्या आज शूटिंग है, आपको मालूम है ना। तो कहता है भैया हम वो रोल अब नहीं करेंगे। कहता है यार अजीब बात करो, रोल नहीं करोगे तो फांसी का बंदा तैयार है, 2 सीन तुम्हारे साथ शूट कर चुके हैं हम लोग, अब तुम कह रहे हो मैं नहीं करूँगा, तो फांसी में किसको चढ़ाएंगे हम, किसी दूसरे को थोड़ी चढ़ा देंगे। तो कहता है नहीं भैया हम ये रोल नहीं करेंगे, और इसके 3 कारण। जैसे क्या 3 कारण है भाई? कि पहला कारण तो ये है कि लोग कहते हैं ऐसा सीन अगर करो तो अपशगुन होता है, और हमारी अम्मा भी एडमिट है, किसी न किसी की मौत होती है अगर मौत का सीन आप करते हो, इसलिए हम नहीं करेंगे। फिर दूसरा कारण ये है कि आपने हमसे कहा था कि आप हमको अच्छा इम्पोर्टेंट रोल दोगे और फिल्म का हीरो बनाओगे, आप कह रहे थे कि आप ही हीरो होंगे फिल्म के, तो बस 2 सीन किया, तीसरे सीन में लटका दिए फांसी पे। जबकि हमने आपको लस्सी पिलाई, आपके लिए सिगरेट ला के दिए, ये किए कि आप राइटर को हमने कितना खिलाया। और तीसरा कारण ये है भैया जो सबसे ज़्यादा, तो उसकी वाइफ सुन रही है अंदर से, वो कहती, तो प्रोड्यूसर कहता है ठीक है यार मत चढ़ो, तुम मत लटको, किसी और को लटका लेंगे, हम पीछे से दिखा देंगे, ज़रूरत नहीं। हम तो सोचे थे कि 5,000 रुपये तुम लटकोगे और 5,000 रुपये देंगे तुमको। तो उसकी वाइफ अंदर से सुन रही है, वो कहती जाके लटक क्यों नहीं जाते तुम, दिन भर घर में बैठे रहते हो, और तुम नहीं जा सकते तो हम जाके लटकते हैं। तो कहता है ठीक है भैया चलिए लटकते हैं, पर तीसरा कारण तो सुन लीजिए, कहीं वो फांसी का फंदा सचमुच में तो नहीं टाइट हो जाएगा। और ये सीन मैंने उसमें शूट करके डाला, और इसके बाद वो फांसी में लटका हुआ, तो उनका जो फांसी में लटका हुआ निष्प्रभाव सीन था उसका कोई ना कोई प्रभाव बन गया। पब्लिक जानती है ये नकली है, ये है, लेकिन उसका किसान आत्महत्या वाली बात भी आ गई उसमें, उसका दुख भी रजिस्टर्ड हो गया, और पब्लिक ने उसको एक नए अंदाज में देख लिया। ऐसे सारे सीन्स के आगे पीछे मैंने कुछ ना कुछ जोड़ के, और इस छोटे शहर के सिनेमा में क्या चीज़ बहुत बड़ी है जो मुंबई के सिनेमा में नहीं है। छोटे शहर के सिनेमा में जोश है, जुनून है, पागलपन है, जो फिल्म बनाने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। फिल्म बनाने के लिए 2 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं, एक तो पैसा, दूसरा जोश, जुनून, लगन, पागलपन, ये 2 चीज़ें इम्पोर्टेंट होती हैं। बम्बई के सिनेमा में पैसा बहुत है, लेकिन जोश, जुनून, लगन नहीं रहा जो पहले था। जहाँ जब मुगले आज़म बन रही थी तो के आसिफ साहब 4वीं या 6वीं पास थे और सेट पे ही रहते थे, बीड़ी पीते थे, लुंगी पहने बैठे रहते थे, और पेंट भी कर रहे हैं सेट बनाने वालों के साथ, ये भी कर रहे हैं वो कर रहे हैं। अब उनको पहचान नहीं सकते थे कि ये मुगले आज़म का डायरेक्टर है। उनको लगा कि यहाँ पे मुझे बड़े गुलाम अली खां से गंवाना है तानसेन का आलाप। तो बड़े गुलाम अली के पास पहुँच गए राजस्थान, वहाँ जाके कहते हैं मुझे आपसे गंवाना है। उन्होंने कहा भाग जाए यहाँ से, सिनेमा में मैं तुम्हें कभी गाना ही नहीं चाहता। सिनेमा वालों को तो शास्त्रीय संगीत का ABCD नहीं मालूम होता है, वो गधे होते हैं, नालायक होते हैं, क्योंकि वो बड़े महान गायक थे ना, तो उनको लिए फिल्म वाले लगता था बर्बाद कर रहे हैं सब चीज़ों को, तो भाग जाए यहाँ से, मैं नहीं गाऊँगा। तो उन्होंने कहा साहब गाना तो आपको ही पड़ेगा। अरे बड़ा पागल लड़का है, भगाओ इसको, कौन है। अब वो बाहर जाके बैठ गया, एक दिन बैठा, दूसरे दिन बैठा, दिखते थे गुलाम अली की वो बैठा हुआ है, जा ही नहीं रहा है। तो टालने की गरज से उन्होंने उसको बुलाया और कहा कि देखो ऐसा है कि तू मेरे को पैसा दे पाएगा जितना मैं मांगता हूँ। तो उसने कहा कि आप जितना मांगोगे उससे 100 रुपये ज़्यादा दूंगा, गाना आपको। तो उन्होंने वो गाया, और ये जितना उन्होंने मांगा था उससे 100 रुपये ज़्यादा दिए। तो उन्होंने बड़े गुलाम अली ने लौटा दिया उसको, कहा रख। वो भी वैसे ही लोग थे, वो दौर ही वैसा था, जुनून, पागलपन, दीवानेपन का। लोग अपना घर बेच देते थे। सजीत रे अपनी मारवाड़ियों से कर्ज लेके फिल्म बनाते थे और पैसा कम पड़ जाता था, चलो यार 10,000 कम पड़ रहा है, तो अपनी कार बोलते थे कि गिरवी रख लो उसी मारवाड़ी से, मुझे 10,000 और दे दो। वो 10,000 लेके फिल्म बनाते थे, लोग अपना घर बेच देते। दीवानापन, पागलपन, जोश, जुनून,
फितरत ये ख़त्म हो गया। कुछ तो कॉरपोरेट सेक्टर के आने से ख़त्म हो गया। अब फिल्म बनाना बड़े घरानों का काम हो गया, अंबानी का काम हो गया, इसका काम हो गया, उसका काम हो गया, छोटे उसमें लोग रहे ही नहीं। तो वहाँ से पैसे से चल रहा है खेल। जोश जुनून लगन दीवानापन पागलपन नहीं है। यहाँ जोश जुनून लगन पागलपन है आप लोगों में, जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है फिल्म मेकिंग के लिए। तो मेरी आप सबों को बहुत शुभकामनाएं हैं और मैं आपके साथ कुछ समय और बिताऊंगा। आज और कल मुझे डॉक्टर नरेंद्र जी ने और सच्चिदानंद जी ने ये अवसर दिया है कि मैं 1-2 दिन आप लोगों के साथ और कुछ सिनेमा पे बात करूं, कुछ और प्रैक्टिकल बातें बताऊं। और आप सबों को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि मुझे आपने धैर्य से सुना। धन्यवाद। अब मैं कार्यक्रम की अगली कड़ी में हमारे मार्गदर्शक परम सम्मानीय विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी जी को अध्यक्षीय उद्बोधन हेतु आमंत्रित करता हूँ। हमने ऑडियो विजुअल मीडिया की 2 अलग अलग धाराओं के बारे में आज इस ओरिएंटेशन प्रोग्राम में जानने की कोशिश की और जिस तरह नकवी साहब ने बताया कि टेलीविज़न में चैनल्स में किस तरह की चुनौतियां हैं और उसके बावजूद कितने अच्छे अवसर आपके सामने हैं, आपको तैयार होना है। आपको याद होगा तो 2 दिन पहले हमारे बीच श्रवण गर्ग जी थे और उन्होंने भी उस समय कहा था कि नेशनल मीडिया में संभावनाएं भले ही ख़त्म हो गई हों, रीजनल मीडिया में अनंत संभावनाएं हैं। आज नकवी साहब ने भी अपनी अनुभवी बात आपके सामने शेयर करते हुए यही कहा है कि रीजनल मीडिया में अनंत संभावनाएं हैं और हमें उस रीजनल मीडिया की उन अनंत संभावनाओं को खोजना है और उनकी आवाज़ बनना है। मुझे बहुत खुशी हुई जब सबसे पहले मैंने वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बच्चों का एक छोटा सा प्रेजेंटेशन देखा और उनकी आंखों में तैरते हुए सपनों को देखा। मुझे बहुत अच्छा लगा उस बच्ची का कहना कि मैं अपना एक चैनल बनाना चाहती हूँ। हिम्मत है, जोश है, जुनून है। जिस पागलपन की बात अभी अशोक जी कह रहे थे या जिस जुनून की बात नकवी साहब ने कही, वो जुनून है कि मैं एंकर वैंकर नहीं बनना चाहती हूँ, रिपोर्टर नहीं बनना चाहती हूँ, मैं तो अपना चैनल खोलना चाहती हूँ। कर लो किसको क्या करना, मेरी हिम्मत तो ये है। और ऐसी जोश और ऐसे ही जज्बा, ऐसा ही जुनून, अरे जब बनना ही है तो नौकरी पाने वाले क्यों बना जाए, नौकरी देने वाले बनने की कोशिश करें। क्यों हम दूसरों से प्लेसमेंट मांगे, कोशिश करें कि कोई हमारे दरवाजे आए और हमसे नौकरियां मांगे, प्लेसमेंट मांगे। मैं जो भी बच्ची है उसके माध्यम से आप सभी को ये बधाई देता हूँ और इस बात की भी कामना करता हूँ कि एक दिन वो भी आएगा जब इस यूनिवर्सिटी के एलुमनाइज का अपना चैनल होगा। कुशाभाऊ ठाकरे यूनिवर्सिटी के पास आउट बाहर निकल के कहेंगे कि सर ये हमारे भूतपूर्व विद्यार्थियों ने अपना चैनल बनाया है और तब कभी अगर हम कभी पेंशनर हो जाएंगे तो छोटी मोटी नौकरी आप हमको भी दे दीजिएगा। ये एक जोश, एक जज्बा, एक जुनून है, लेकिन उसके साथ चुनौतियां भी बहुत हैं। जिस विरोधाभास का जिक्र नकवी साहब ने भी किया और उस विरोधाभास का जिक्र अशोक जी ने भी किया और प्रायः मेरे मुंह की बात थी, कितना विरोधाभास है। एक तरफ हम आसाराम जी के नाम से चैनलों पे कई घंटे दिखा रहे हैं सिर्फ इसलिए कि उनके ऊपर कुछ ऐसे आरोप हैं, जिसमें से एक आरोप ये भी है कि उसमें से वो अंधविश्वास फैलाते हैं। और जब उसी अंधविश्वास से लड़ने वाले डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर की हत्या पुणे में हो जाती है तो हमारे चैनलों के पास उनके लिए कुछ घंटे भी अलग से नहीं निकल पाते। अभी भी हमारे बहुत सारे बच्चों को नहीं मालूम होगा कि डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर दरअसल कौन थे, दरअसल वो क्या काम कर रहे थे। और जितना ज़रूरी आसाराम जी के गुनाहों की पड़ताल करना है, शायद उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है हम उन हत्यारों को ढूंढ के निकालें जो नरेंद्र दाभोलकर जी जैसे लोगों की सरेआम सरेबाजार हत्या करने की हिम्मत करते हैं। और ये काम भी हमारे चैनल्स का है, हमारे मीडिया का है। ये हिम्मत भी हमको दिखानी होगी। कुछ समय के लिए ज़िंदगी में कहीं ना कहीं तो ऐसा क्षण आए जब हम सारी चीज़ों को बाजार से परे हटकर सोच सकें, बाजार से दूर हटकर देख सकें। वो चुनौती भरा काम है। इसीलिए कहते हैं जब निर्भया कांड के बाद जब सारा देश जाग के खड़ा हुआ और जब सारे देश ने आवाज़ उठाई तो उसमें बहुत बड़ी भूमिका हमारे सोशल मीडिया की और हमारे चैनल्स की थी। लेकिन अब जबकि उसके एक अपराधी को
जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड कुछ ऐसी हल्की सी सज़ा दे देता है तो हमारे देश के तमाम मीडिया में और हमारे देश के तमाम लोगों में इस विषय को लेकर जिस स्तर की बहस होना चाहिए उस स्तर की बहस क्यों नहीं हुई। कल परसों किसी समाचार पत्र में मैंने ये खबर पढ़ी कि 13 साल की लड़की डॉक्टर बन गई, शायद IIT में 20-21 साल का बच्चा प्रोफेसर बन गया। तो जब हम उम्र के मानक उन तमाम चीज़ों के लिए कहीं ना कहीं शिथिल कर सकते हैं तो इतने क्रूर और जघन्य अपराध के लिए उम्र का वो मानक शिथिल क्यों नहीं किया जाना चाहिए, ये प्रश्न हमारे देश के लोगों के सामने क्यों नहीं उठता है और ये प्रश्न हमारे देश का मीडिया क्यों नहीं उठाता है और ये प्रश्न आप और हम जो समाज के बुद्धिजीवी तबके के लोग हैं उस प्रश्न को क्यों नहीं उठा सकते। ये बहुत सारे सवाल हैं जिसमें से हमको गुजर के जाना है। सचमुच आग का दरिया है और तैर के जाने की जल्दी मत करिए, इसी में रहिए। जब तक आप आग में तपेंगे नहीं तब तक आप सोना बन के निकलेंगे नहीं। तो इस आग में तपिए और सोना बन के निकलिए, निखरिए, अपने आप को निखारने की कोशिश कीजिए। जरा सी गर्मी, जरा सी घुटन, जरा सी लू लग जाना, जरा सी तेज हवा चल जाना, इन सब चीज़ों से घबराने की फितरत अगर हो तो मीडिया में आने की ज़रूरत नहीं है। मीडिया में वो आए जिसमें चीज़ों से संघर्ष करने की। अभी नकवी साहब उस दौर के पत्रकार हैं जिन्होंने टेलीविज़न जर्नलिज्म को उस समय एस्टेब्लिश किया जब इस टेलीविज़न जर्नलिज्म को कोई एक्नॉलेज नहीं करता था। उस समय से एक चैनल को बिठा के एक चैनल को एस्टेब्लिश करना, संजो के रखना। और आज भी बताता हूँ मित्रों, जो चमकदार चेहरे आपको टेलीविज़न के सामने नज़र आते हैं उन चमकदार चेहरों के पीछे की अगर आप मेहनत देखेंगे ना तो आप दंग रह जाएंगे। चाहे वो देश का सर्वश्रेष्ठ एंकर क्यों न हो, किसी बड़े नेता की इंपॉर्टेंट बाइट लेने के लिए वो रात को 6-6 घंटे उनके बंगले के सामने ओबी वैन के नीचे समोसा और बिस्कुट खाते हुए रात गुजार। वही अभिज्ञान हो, चाहे दीपक चौरसिया हो, चाहे और कोई हो, पुण्य प्रसून वाजपेयी हो, इन सब ने जिंदगी में तब भी वो किया है और आज भी अगर वो करना पड़ा तो वो करने के लिए तैयार हैं। तो क्या ये जोश, ये जुनून और ये हिम्मत हमारे अंदर है, इस बात को भी टटोलने की कोशिश कीजिए। बहुत सारी बातें अशोक मिश्र जी ने कही तो उससे मेरी थोड़ी जो थिएट्रिकल जीवन की जो कुछ चंद बातें लिखी पढ़ी थी वो एकदम से याद आ गई। जो एक बात गांव की जो मिथक की बात आप कर रहे थे, तो मराठी के एक बहुत प्रसिद्ध कलाकार हुए राम नगरकर, और वो नाटक के भी बहुत प्रसिद्ध कलाकार थे और फिल्मों के भी बहुत अच्छे एक्टर रहे राम नगरकर जी। तो वो उन्होंने उस ज़माने की बात लिखी, तो उन्होंने लिखा कि वो उनके जो ससुर थे वो गांव में नाटक किया करते थे। मतलब ये आज से 60, 70, 80 साल पहले की बात है। तो उनके ससुर गांव में नाटक किया करते थे और रामलीला करते थे, और रामलीला में वो सीता का रोल करते थे। लेकिन ससुर जी की मूछें रहती थी बहुत बड़ी बड़ी, और वो मूछें गांव के दर्शकों को एक्सेप्टेबल थी, क्योंकि गांव में ये मिथक था कि जिसके बाप जिंदा है वो मूछ नहीं मुड़वा सकता, और इसलिए वो मूछ वाले सीता जी गांव में बाकायदा एक्टिंग किया करते थे और वो एक्सेप्टेड थे, किसी में कहीं कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। या अभी जब हिंदी सिनेमा को जब 100 साल हुए हैं, मैं कोशिश करूंगा एक बार वो फिल्म दिखाई जाए, अगर हरीश चंद्रा की फैक्ट्री आपने नहीं देखी हो। दादा साहब फाल्के के जीवन पर वो फिल्म है, और उसमें भी ये प्रसंग है कि उनको वो व्यक्ति को महिला कैरेक्टर कराना है, तो उससे कहते हैं कि तुम मूछ मुड़वाओ। कहता मैं नहीं मुड़वा सकता क्योंकि मेरा बाप जिंदा है। तो फिर वो बाप से कहते हैं अगर बाहर लोग इसकी मूछ मुड़ जाएगी तो क्या तू मर जाएगा? कैसी बात करता है? नहीं मैं नहीं मरूंगा। तो बोले फिर मूछ मुड़वाने से क्या फर्क पड़ता है? और बहुत सुंदर वो फिल्म है हरीश चंद्रा की फैक्ट्री। आप देखिए कैसे फिल्म का जुनून है, और एक एक घर का सामान वो व्यक्ति, बहुत मध्यम वर्गीय साधारण परिस्थिति का व्यक्ति है, और घर का एक एक सामान बेचकर वो फिल्म बनाने की तकनीक का अध्ययन करता है। और एक सीन में वो अपनी पत्नी की आंखें बंद करके कहता है कि अब मैं तुमको एक नया सरप्राइज देने वाला हूँ। तो पत्नी व्यंग में कहती है अरे अब क्या बेच रहे हो, कम से कम मुझे देखने तो मुझे मालूम है कि तुम कुछ ना कुछ बेच रहे हो। तो ये इतनी अद्भुत लीला फिल्म के संसार की है, जिसमें से आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें मिली। और जो गवैयों का जो जुनून है, गवैयों का जो फितूर है, देवास के एक बहुत प्रसिद्ध गायक हुए उस्ताद रजब अली खां साहब, और वो देवास के राजघराने के गायक थे, पर जैसे गायक होते हैं वो अपने सुरूर में ही रहते हैं।
तो वेशभूषा से किसी को समझ में नहीं आता था कि राजघराने का इतना बड़ा गायक। तो एक बार वो पुणे में बाजार से जा रहे थे, तो इत्र वाले की दुकान पे खड़े हुए और इत्र वाले की दुकान पे पूछा कि ये इत्र कितने का दिया। तो इत्र वाले ने कहा कि जाओ, ये तुम्हारी औकात के बाहर की चीज़ है, इसका भाव पूछना भी तुम्हारी औकात में नहीं है। तो रज़ा अली खान साहब उसी समय किसी बड़ी बैठक से आए थे और उन्हें बहुत सारी सोने की मोहरें इनाम में मिली थी। तो उनको इतनी सी बात चुभ गई कि ये इत्र खरीदना मेरी औकात के बाहर की चीज़ है। वो दुकान के बाहर खड़े हुए और उन्होंने अपना जूता निकाला और कहा कि तुम्हारी दुकान में जितना इत्र है वो सारा इस जूते में डाल दो, उतनी भी कीमत में तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। और उन्होंने वो जूते में सारा इत्र डलवाया लिया, जब तक नहीं डलवाया तब तक चैन की सांस नहीं। तो इस तरह का जो जुनून, फितूर के लोग वही चीज़ों की रचना करते हैं और अद्भुत चीज़ों की रचना करते हैं। जैसे टेलीविज़न और फिल्म का एक अद्भुत समन्वय हमको देखने को मिलता है, जो फिल्म पीपली लाइव है, जो हमने देखी है। फिल्म है, फिल्म की अपनी खूबसूरतियाँ हैं और न्यूज़ चैनल्स की क्या कंपल्शंस हैं, क्या मजबूरियाँ हैं, इसको बहुत अच्छी तरह से पीपली लाइव में दिखाया गया है। मुझे मालूम है कि शायद आप लोगों ने वो फिल्म देखी है, नहीं देखी तो हम लोग उसको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो ये बहुत व्यापक परिदृश्य पे बहुत सारी बातें हुई। हम लोग फिल्म मेकिंग पर एक कोर्स निश्चित तौर पर अगले साल से शुरू करना चाहते हैं। कोशिश हमारी ये भी है कि यहाँ कहीं फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट बने छत्तीसगढ़ राज्य में। तो जो प्रतिभाएं, जैसा आपने कहा कि रीजनल लेवल पर फिल्म मेकिंग की बहुत अपार संभावना है, तो उसको देखा जा सके। शॉर्ट फिल्म्स की जो बात कही, कभी आप YouTube पे जाइए और शॉर्ट फिल्म्स का सेक्शन देखिए। 5 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट में क्या गजब का कमाल लोग करके अपनी फिल्म्स को YouTube पर अपलोड कर रहे हैं। तो वो सब चीज़ें भी देखने की हैं। अपने आप को अवेलेबल, उपलब्ध रखिए कि बहुत सारी चीज़ें आप ग्रहण कर सकें और ज़िंदगी में कभी भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, एक अच्छे अवसर को हमेशा एनकैश करने की कोशिश करें, क्योंकि किस्मत आपके पास कब किस दरवाजे से, किस मार्ग से चल के आ रही है, सफलता आपको किस मार्ग से आपको चूम रही है, ये आपको समझ में नहीं आता। हो सकता है कि आप जिस मार्ग पे जा रहे हो वहाँ पर सफलता है ही नहीं, वहाँ कहीं तो भी दाएँ बाएँ सफलता आपका इंतज़ार कर रही है। तो इसको हमेशा अपने आप को चौकस रख के, चौकन्ना रख के देखना है। अंत में एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा। तो कहानी ज़रूरी नहीं कि आपको बहुत प्रेरित करती हो, पर मनोरंजक है, सुनने से मज़ा आएगा और शायद उसमें से कुछ उद्देश्य वगैरह निकल जाए तो वो आपकी बला से। क्योंकि विदेशी कहानी है। एक चर्च, गांव में एक चर्च है और जो पादरी हैं उनका आग्रह यह रहता है कि गांव का हर एक व्यक्ति पढ़ा लिखा हो, और इसलिए वो हर बार हर एक व्यक्ति से कहते हैं कि कम से कम व्यक्ति को 12वीं तो पास होना ही चाहिए। हुआ ये कि एक साहब थे जो बहुत सारी कोशिशों के बावजूद भी बेचारे 12वीं पास नहीं हो पा रहे थे। उनका काम था चर्च में घंटे बजाना। 3 बार पादरी महोदय ने उन्हें अल्टीमेटम दिया कि अगली बार अगर तुम 12वीं पास नहीं हुए तो मैं तुम्हें नौकरी से भगा दूंगा। तो जब आखिरी तीसरी बार का रिजल्ट आया तो वो उसमें भी फेल हो गए। तो पादरी महाशय ने उससे कहा कि अब तुम्हारी इस चर्च में कोई जगह नहीं, क्योंकि जो 12वीं पास नहीं होता है उसको मैं चर्च में नौकरी नहीं देता हूँ, तो आज से तुम्हारी नौकरी खत्म। तो ये व्यक्ति निराश होकर बाहर हाईवे पर खड़ा हुआ है और बहुत अपनी किस्मत को रो रहा है कि एक सड़ी सी नौकरी थी वो भी चली गई, क्योंकि मैं 12वीं पास नहीं हो सकता था। वो गांव है छोटा सा और हाईवे है, सुनसान हाईवे है। तो देखता है कि उसके पास एक बहुत आलीशान कार आके रुकती है और वो उसकी कार के जो मालिक हैं वो इससे पूछते हैं कि क्या आपके पास एक सिगार है। ये कहता है हाँ मेरी जेब में एक सिगार है, पर पता नहीं आपकी कंपनी के लायक नहीं हूँ, मैं तो एक गरीब सा आदमी। अरे जो हो चल जाएगा। यहाँ मैंने देखा कि 60 मील तक कोई भी ऐसी दुकान नहीं जहाँ से मैं सिगार खरीद सकूँ। और ये उसको सिगार देता है और वो ड्राइवर वहाँ से चला जाता है। इस आदमी को लगता है कि नौकरी तो मेरी चली गई है, लेकिन ये जो बता रहे हैं कि 60 मील तक सिगार की कोई दुकान नहीं है, तो कल से वो एक छोटी सी टपरी लगाता है और उसमें सिगार बेचना शुरू करता है। कुछ दिनों बाद उसका सिगार बेचने का धंधा थोड़ा और चल निकलता है, उसके पास पैसे आते हैं। तो कोई आदमी उससे कहता है कि ये जो अपना पूरा जो एरिया है 200 किलोमीटर का, इसमें सिगार का कोई बहुत अच्छा सप्लायर नहीं है, तो क्यों नहीं अब आप सिगार के सप्लायर बन जाते हैं। तो वो फिर कुछ दिनों बाद सिगार का सप्लायर बन जाता है और धीरे धीरे सिगार बेचने के मामले में वो इतना बड़ा आदमी बन जाता है कि उस पूरे प्रदेश का सिगार का सबसे बड़ा उद्योगपति रहता है
और कई करोड़ डॉलर के उसके पास संपत्ति रहती है। एक टेलीविज़न की पत्रकार उसका इंटरव्यू लेने उसके पास उसके गांव पहुंचती है और बहुत सारे सवाल उससे पूछती है कि आपने कैसे ये सारा काम किया, कैसे अपना इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया, आप सचमुच बधाई के पात्र हैं। वो उसको पूरी अपनी ज़िंदगी नरेट करता है। आखिरी सवाल टेलीविज़न पत्रकार पूछती है, आपने इतनी बड़ी एम्पायर खड़ी कर दी, आप इतने बड़े व्यक्ति हो गए, बहुत सारा पैसा है, कभी आपको दुख नहीं होता कि आप पढ़े लिखे नहीं, आप 12वीं पास भी नहीं हैं? वो धीरे से कहता है, अगर मैं 12वीं पास होता तो अभी भी मैं चर्च के घंटे बजा रहा हूँ। तो अवसर को अपनी तरह से भुनाना सीखिए, अपॉर्चुनिटीज़ को अपनी तरह से देखना सीखिए। तो बहुत बड़े विद्वान हमारे बीच हैं, नकवी साहब और अशोक मिश्रा जी। लंच के बाद भी नकवी साहब को मैंने रिक्वेस्ट किया है कि थोड़ी देर आपके साथ वो रूबरू होंगे, आपके मन में बहुत सारे जो सवाल जवाब होंगे उसको भी वो एड्रेस करेंगे। और अशोक जी तो हमारे साथ 2 दिन और हैं। हमें सचमुच बहुत खुशी होती है जब हम देखते हैं कि रायपुर का हमारा कोई व्यक्ति राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फलक पर सिनेमा के क्षेत्र में इतना बड़ा नाम कर रहा है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और विद्यार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। विश्वविद्यालय कुलपति जी से निवेदन करता हूं कि मुख्य अतिथि श्री कंवर वहीद नकवी जी को स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित करें। पत्रकारिता विभाग के विभागाध्यक्ष श्री पंकज नयन पांडे जी से निवेदन करता हूं कि वो आए और विशिष्ट अतिथि श्री अशोक मिश्रा जी को स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित करें। अब्दुल मतीन जिसको आमंत्रित करता हूं कि वो यहाँ आए और आभार व्यक्त करें। एक हकीकत हो तुम्हें कैसे फरामोश करूं, एक हकीकत हो तुम्हें कैसे फरामोश करूं, नकवी कोई ख्वाब नहीं जिसे भूला जाए। यह हमारा सौभाग्य है, ये हमारा सौभाग्य है कि हमें आप जैसे महानुभावों को सुनने का मौका मिला। विश्वविद्यालय की ओर से हम तहे दिल से आपके आभारी हैं। अब वक्त की कमी की वजह से आपने बहुत कम समय में बहुत अच्छी बातें कही। मैं 2 शेर और कहना चाहूँगा कि वक्त की किल्लत ने मुझे कुछ कहने न दिया, वक्त की किल्लत ने मुझे बहुत कुछ कहने न दिया, मैं बहरहाल किताबों में मिलूँगा तुमसे, मैं बहरहाल किताबों में मिलूँगा तुमसे। आपके वक्तव्य का सार मुझे कुछ इस अंदाज में नज़र आया कि आपको आपसे मिलाना था, आपको आपसे मिलाना था, आईना तो बस बहाना था। अब हमारे बीच में उपस्थित हैं वरिष्ठ स्क्रीन प्ले राइटर एवं निर्देशक श्री अशोक मिश्रा जी। मैं आपके जीवन का सार कुछ आपने जिस कड़ी तपस्या से आपने आपको अपने इस मकाम तक पहुंचाया है, वो शायद ये कहना चाहेंगे इस अंदाज में कि गर बदल दोगे रुख हवाओं का, गर बदल दोगे रुख हवाओं का, वक्त पीछे तुम्हारे चल देगा। तो अब मैं परम आदरणीय कुलपति जी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा 4 लाइनों के साथ कि बादलों से सलाम लेता है, बादलों से सलाम लेता है और वक्त के हाथ थाम लेता है, बादलों से सलाम लेता है और वक्त के हाथ थाम लेता है। सारी महफिल झूम उठती है जब कोई सच्चिदानंद जोशी का नाम लेता है, सारी महफिल झूम उठती है जब कोई सच्चिदानंद जोशी का नाम लेता है। अब मैं विश्वविद्यालय के कुल समस्त प्राध्यापक एवं शिक्षकगण एवं कर्मचारीगण का बहुत बहुत आभारी हूँ। साथ में मैं छात्र छात्राओं का भी आभारी हूँ जो यहाँ पर उपस्थित हैं। अब मैं 4 लाइन से अपनी बात को ख़त्म करूँगा कि ख़त्म होता है कहाँ क़िस्से हयात यारो, ख़त्म होता है कहाँ क़िस्से हयात यारो, और लौट आते भी हैं गुज़रे हुए लम्हात यारो। चलिए हो जाएं जुदा हम इसी उम्मीद के साथ, फिर किसी मोड़ पे हो जाए मुलाकात यारो। धन्यवाद। आज कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय रायपुर का उन्मुखीकरण कार्यक्रम था, जिसमें हम सब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया डिपार्टमेंट के छात्र यहाँ पर उपस्थित हुए और हमें ये प्रोग्राम से काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। हमने ये जाना कि पत्रकारिता की जो फील्ड है उसमें जानकारी होना ही सब कुछ नहीं है, बल्कि हमें खुद भी जागरूक होकर
हर तरीके से हर छोटी बड़ी खबर पे अपनी पैना दृष्टिकोण रखना चाहिए और इस बात का ध्यान देना चाहिए कि किसी भी खबर को लेकर कभी भी पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया ना जाए। कमल वहीद नकवी एवं अशोक मिश्रा सर जी के द्वारा अपने को आने वाले भविष्य में डिजिटल मीडिया के बारे में अच्छे से जानकारी मिली। इससे हमें ऐसा लगता है कि अपने आप में जुनून होकर अच्छे लगन एवं मग्न के साथ अपने को इसके बारे में कार्य करने की सफलता मिल सकती है। आज हमें यहाँ मीडिया के बारे में नकवी साहब के द्वारा हमें मीडिया सेक्टर के बारे में जानकारी मिली। हम किस प्रकार से अपना करियर इस फील्ड में बना सकते हैं। उन्होंने मीडिया के संघर्ष के बारे में बताया, आप इस फील्ड में कैसे आगे बढ़ सकते हैं। आप रोज़ नए नए अध्ययन करिए, नई चीज़ों के बारे में सोचिए, उसे अपनी नए दृष्टिकोण के साथ देखिए, समझिए, साहित्य का अध्ययन कीजिए, रोज़ अखबार पढ़िएगा, जिससे आप रोज़ मैंने नई नई चीज़ों के बारे में जानकारी हासिल कीजिए, उसे अपनी दृष्टिकोण से देखिएगा। नकवी जी ने जा कहा कि बेहतर अध्ययन ही आपको एक अच्छी पत्रकारिता सिखा सकती है। लगातार समाचार पत्रों का अध्ययन, उसके साथ ही साहित्य का अध्ययन ही आपको पत्रकारिता में कुछ विशेष योगदान देने को मजबूर कर सकता है, आप कुछ सीख सकते हैं। दूसरी चीज़, मुझे सुभाष मिश्रा से फिल्मों के बारे में जानने को मिला, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बहुत कुछ जानना और समझना होता है, वो चाहे फिल्म के हो या फिर पत्रकारिता का, ये दोनों ही आपस में जुड़े हुए हैं। तो मैं आज जो इसमें वक्तव्य सुना और जो कुछ मैंने सीखा है, इसके लिए मैं विश्वविद्यालय को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।